हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं सर्कल्स, यानी कि वो वृत्त। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा सर्कल, यहाँ पे वृत्त हिंदी में बोलते हैं। बहुत अच्छे से कर लेंगे। सर्कल की जितनी भी प्रॉपर्टीज बनती हैं आपको बिल्कुल जीरो आता है, कुछ नहीं आता। देखिए ये देखने में भी जीरो ही लगता है, लेकिन ये डंडे को बाहर लगाया जाए और एक जीरो और आगे लगाई जाए तो 100 बन जाता है। ठीक है, तो वही चीज हम लेके आएंगे अपने इस चैप्टर के अंदर। सर्कल में जितनी भी चीजें हैं वो सारे के सारे बेसिक्स, सारे के सारे कंसेप्ट, सारी प्रॉपर्टीज हम कर लेंगे इस लेक्चर के अंदर, ताकि आपके लिए हमेशा के लिए वो नोट्स बन जाएं। कभी भी एग्जाम में जाना हो तो तुरंत उन नोट्स को रेफर करना आपका काम बन जाएगा। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं सर्कल के अंदर हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। और देखिए ये गोला सा होता है ना, गोला सा, इसको बोलते हैं सर्कल। और आपको मैं ये बात बता दूं कि कभी भी सर्कल को बनाना हो तो किसी भी सर्कल के बनने के अंदर ना 3 पॉइंट हमेशा होने चाहिए। अगर वो 3 पॉइंट नहीं है सर्कल नहीं बन सकता है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब है कोई भी मैं 3 बिंदु ऐसे आपको ये 3 बिंदु दे दिए और मैं बोलूँ ना कि सर्कल बनाओ तो आप बना सकते हो इसका सर्कल। ठीक है, वो इनसे पास करता हुआ एक सर्कल आप जरूर बना सकते हो। सर्कुलर मोशन में चीज जरूर चलेगी अगर कहीं भी आपको 3 बिंदु दिखाई दे गए। ठीक है, और 3 बिंदु, बट वो कॉलिनियर नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि बिंदु ऐसे नहीं होनी चाहिए कि इनका सर्कल बनाओ, ये नहीं। मतलब एक बिंदु जो है, एक डॉट है जो, वो कहीं और होना चाहिए, या तो यहाँ हो या यहाँ हो, तो उसका एक सर्कल बनाया जा सकता है तीनों डॉट से पास करता हुआ। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मैथ्स के अंदर क्या बोलते हैं कि जो सर्कल जब भी हम बनाते हैं तो 3 डॉट से, 3 पॉइंट से पास जरूर करता है, तो वो उसको हम सर्कल कह देते हैं। ओके, यानी कि वृत्त कह देते हैं। और इसके अंदर देखिए इसका यूज देखो कितना है। मैथ्स और फिजिक्स आपस में बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। कि आप देखेंगे कि सर्कुलर मोशन जब भी हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ रहे हैं, चाहे उसके अंदर हम वो फ्रिक्शंस पढ़ रहे हैं, आप देखते होंगे उन सब चीज़ों को। जो बंदे फिजिक्स को पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ी है, ठीक है कोई बात नहीं, उसके अंदर भी इसका बहुत यूज़ है। चक्का जो होता है, जितना भी चक्के का इस्तेमाल होता है आदि मानव से लेके अब तक, जितना भी चक्के का इस्तेमाल हो रहा है, सभी सर्कल के कंसेप्ट्स के ऊपर ही बेस्ड रहता है। कि कैसे इसकी डायमेंशंस होनी चाहिए, किस तरह का ये होना चाहिए, इसमें मटेरियल क्या लगना चाहिए, बला बला बला, बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें। ठीक है, तो रियल लाइफ में आप देखेंगे तो मेंसुरेशन और ज्योमेट्री बिल्कुल इंटर रिलेटेड है रियल लाइफ के साथ, बस उनको कनेक्ट करना आना चाहिए। ओके, और इसमें देखिए कि अब क्या क्या चीज़ें होती हैं सर्कल के अंदर। सर्कल का कोई भी एक डेफिनेट पॉइंट नहीं होता है कि इसका कोई शुरुआत या अंत नहीं है। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ से चला तो मैं गोल गोल घूमता 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 मैं बोलूँ कि सर्कल को ख़त्म करना, तो मैं फिर वहीं पहुँच जाता हूँ, मैं फिर वहीं पहुँच जाता हूँ। तो इसका मतलब है कि सर्कल की ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है। यही भगवान के साथ भी है कि भगवान अनादि है, वो समय से परे है, ना वो शुरुआत में है ना वो अंत में है। आप नहीं बता सकते कि भगवान कहाँ है। मैं एक नॉवल पढ़ रहा था, उसके अंदर लिखा हुआ था, ठीक है, नॉवल थोड़ी सी धार्मिक रिलीजियस नॉवल पढ़ रहा था, कि एक पर्सन गया भगवान शिव के पास। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा के पास गया तो बोलते कि हु इज़ योर फादर। तो भगवान ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि विष्णु का नाम ले दिया कि ही इज़ माई फादर। तो उस बंदे ने सोचा कि चलिए श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं। तो वहाँ पे गया और उनको बोलते कि हु इज़ योर फादर। तो वो बेसिकली जानना चाह रहा था कि भगवान के बाप का बाप कौन है। बेसिकली समझने वाली बात ये है। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने बोल दिया कि मेरे जो लॉर्ड हैं, मेरे जो फादर हैं, वो बाबा भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। ठीक है, तो वो फिर गया भगवान शिव के पास। शिव से पूछा कि हु इज़ योर फादर। तो अब यहाँ पे देखो, अब तक तो सब सही चल रहा था, उसको रास्ता दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद वो बंदे की बुद्धि चकरा गई। जब उसने भगवान शिव से पूछा कि आपके फादर कौन है, तो वो बोलते कि भगवान ब्रह्मा। अब वो वापस से ब्रह्मा जी के पास गया तो वो बोलते भगवान विष्णु। विष्णु जी के पास गया वो बोलते भगवान शिव। कहने का मतलब है कि 3 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं कि पहले के पास गया तो उसने बोला कि फादर दूसरा है, दूसरे के पास गया तो उसने बोला कि फादर तीसरा है, अब तीसरे के पास गया तो उसने बोला कि फादर पहला है। कहने का मतलब है कि ये सर्कल कुछ इस तरह का घूमता है कि हम नहीं बता सकते कि कौन इनमें सुपीरियर है, कौन सबसे ऊपर है, क्योंकि सभी की अपनी अपनी वैल्यू है, सभी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। यही चीज़ सर्कल में है। आप किसी भी पॉइंट पे जाओ, आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई पॉइंट यूनिक है।
आपको पता ही नहीं लगेगा इस सर्कल के अंदर कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट में क्या फर्क है, अनलेस और अनटिल की कुछ इसके अंदर ना ड्रॉ कर दिया जाए तब तक। ठीक है, सर्कल के अंदर आप इतनी यूनिफॉर्मिटी है कि आप किसी भी पॉइंट को सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो, ये बात याद रखना आप लोग। ओके, अनलेस और अनटिल की इसके अंदर कुछ छेड़छाड़ ना की जाए तब आप कर सकते हो। अब मान लो कि इसके अंदर कोई ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया जाए, ठीक है, उसका कुछ नाम दे दिया जाए, फिर मैं बोलूं कि ये पॉइंट, तो अब आप इसको सेग्रीगेट कर सकते हो, आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि ये पॉइंट जो है वो इस साइड के यहां पे आ रहा है या फिर ए और बी के बीच का पॉइंट है ये, अब आप बता सकते हो। लेकिन सिर्फ सर्कल ड्रॉ करने के बाद नहीं बताया जा सकता कि ये पॉइंट कौन सा है। समझ गए इस बात को? ये बात आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सर्कल के जो भाग होते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि सर्कल के अंदर ये पूरा तो हो गया वृत्त यानी सर्कल, ठीक है, ये हो गया वृत्त। अब अलग अलग तरीके से बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले रेडियस से चलते हैं, नीचे से ऊपर चलते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर चलते हैं। रेडियस देखिए त्रिज्या होती है। अब रेडियस किसको मैं बोलता हूं कि ये मेरे पास सेंटर है ओ, इसको मैं बोल देता हूं केंद्र यानी कि सेंटर। ठीक है भाई, ओ इज केंद्र यानी कि सेंटर। इसको मैं एक्चुअली में बाहर ही लिख लेता हूं, नहीं तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी हमारे लिए। अरे भाई रे हाँ जी, तो यहां लिख लेते हैं कहीं कि O इज इक्वल टू केंद्र यानी कि सेंटर। ठीक है भाई, अब आप देखिए कि रेडियस क्या है। सब देखिए, मैं बिल्कुल बेस से चलूंगा। रेडियस है ये कि अगर आप यहां से चल के यहां चले गए, यहां से चल के यहां चले गए, तो उसको मैं बोलता हूं त्रिज्या यानी कि रेडियस। अब इस त्रिज्या का मतलब क्या है वो जरा समझते हैं। आपके पास क्या थी, एक रोप थी, रस्सी थी, रस्सी का एक एंड आपने पकड़ा, ठीक है, रस्सी का एक एंड आपने पकड़ा रस्सी का, और दूसरे एंड के साइड में बट्टा बांध लिया एक, ठीक है, पत्थर बांध लिया कोई दूसरे एंड पे, बचपन में करते थे अगर याद हो, ठीक है, पत्थर बांध लिया, और ये आपका हाथ है, ओ पॉइंट केंद्र है, ठीक है, ओ पॉइंट आपका हाथ है, बट्टा बांध लिया और यूं गोल गोल उसको घुमाना शुरू किया। जब उसको गोल गोल बट्टे को घुमाएंगे तो क्या बनेगा, क्या एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये भी आपको पता है कि आपने उसको हाथ से जहां से पकड़ रखा है और दूसरी तरफ से पत्थर का वेट है, तो वो पूरा डिस्टेंस सेम रहेगा। जब उसको आप ऐसे घुमाओगे तो सेम डिस्टेंस में वो ऐसे गोला लगाएगा, ठीक है, सेम डिस्टेंस में। इसी को ऐसे अगर घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे यहां 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 यहां, ये सेम डिस्टेंस रहेगा। सर्कल के अंदर ये प्रॉपर्टी कि सेंटर से आप चाहे इधर चले जाओ, चाहे इधर चले जाओ, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, हर जगह पे डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है। ओके, कहने का मतलब कि रेडियस है। अब ये देखो, देखने में छोटी बात है ये, लेकिन जब आप एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप यही चीजें मिस कर रहे हैं। आप इस चीज को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि सवाल इससे सोल्व होना है, ठीक है, वो सब एप्लीकेशन पार्ट के अंदर आती हैं चीजें। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको रेडियस समझ आ गया होगा, चाहे इधर को ले लो चाहे इधर को। अब डायामीटर क्या होता है? डायामीटर होता है पूरा, ये यहां से यहां तक। रेडियस का डबल जो होता है वो डायामीटर होता है, ठीक है। डायामीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, ये है रेडियस, यानी कि व्यास, जो व्यास होता है वो एक सर्कल का एक ही रहेगा, ऐसे ही रेडियस भी सेम ही रहता है। व्यास जो है, डायमीटर है जो, वो डबल होता है रेडियस का, यानी कि एक कोने से दूसरे से पकड़ के हमने देख लिया कि ये सर्कल के अंदर अगर एक डंडी फिट करनी है ना, मैक्सिमम लेंथ की स्टिक अगर इस सर्कल में फिट करनी है तो वो ये डायमीटर ही है, व्यास ही है। इससे लंबी स्टिक सर्कल के अंदर आप फिक्स नहीं कर सकते। अगर आप इससे लंबी की कोशिश करोगे तो आप सोचो कि मैं यहां पे करता हूं, तो यहां पे नहीं, आप देखिए कि छोटे डिस्टेंस हो गए हैं यहाँ पे, ये सबसे बड़ा डिस्टेंस है, ये छोटा हो गया डिस्टेंस, समझ रहे? तो सबसे लंबी जो स्टिक आप लगा सकते हो वो यही लगा सकते हो। चलिए, डायमीटर की बात होगी यानी व्यास की बात होगी। अब सरकमफेरेंस की बात करते हैं। सरकमफेरेंस की बात करेंगे तो सरकमफेरेंस क्या है कि ये जो पूरी है कि एक बंदा यूं चला गोले में, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना, उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, यानी कि परिधि बोलते हैं। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप लिख लो, 2πr। पाई क्या होता है? 3.14 होता है, कहीं लिख देता हूं मैं। पाई की वैल्यू होती है, या तो आप 3.14 लोगे या फिर 22/7 लोगे, ठीक है भाई। जो भी इनमें से लेनी पड़ेगी, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो फिर 22/7 या 3.14, अपने माइंड से देखना पड़ेगा कि कहां पे क्या लेनी है। आप देखिए, अगर मैं क्या करूं, इसको इस तरह से
और यहां से भी किसी पॉइंट को इस तरह से सेंटर पे मिलाऊं। ओके, मैं क्या करता हूं, सेंटर से इधर और इधर मिलाता हूं, कोई भी बना लेता हूं किसी भी एंगल पे। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी थीटा ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आर्क क्या है, आर्क है ये है आर्क, समझ रहे हैं। तो अगर आपको मैं बोलूं कि सरकमफेरेंस और आर्क में क्या फर्क है, सरकमफेरेंस तो हो गई ये पूरी की पूरी ही परिधि, लेकिन आर्क क्या है कि आपने एक पिज्जा का स्लाइस काट लिया, या फिर आप कहें कि केक था गोल, उसमें से यूं और यूं करके आपने काट लिया और इसको खा लिया। तो आपकी ये जो इतनी सी चीज है ये आर्क है, समझ गए। इसको बोलते हैं आर्क और नाम है चाप। अब चाप तो भैया होती है मार्केट से जो हम खाते हैं, मलाई चाप, पनीर चाप, पता नहीं कौन कौन सी, हरियाली चाप, ठीक है। तो ये वो चाप नहीं है, ये अलग चाप है। चलिए कोई बात नहीं, खाने पीने से आपको ध्यान रहेगी सब चीज़ें। और आर्क होने के बाद अब आपका आता है कोड, यानी कि जीवा। इसको हटाते हैं। अब देखो कोड क्या होती है, ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया था अभी कि डायमीटर है लॉन्गेस्ट स्टिक, सबसे बड़ी डंडी जो एक सर्कल में फिट हो सकती है। लेकिन अगर इस डंडी से हल्का सा भी नीचे जाए, कहीं भी जाओ आप, चाहे कहीं भी जाओ, जहां आपका मन हो वहां जाओ, ये सभी क्या कहलाती हैं, कोड कहलाती हैं। ठीक है भाई, कोड कहलाती हैं। ऐसे ही आप इधर भी बना सकते हो, जितनी भी बनाना चाहो, आड़ी टेढ़ी तिरछी जैसी मर्जी बनाओ, वो सारी की सारी चाहे ऐसी बनाओ आप, ठीक है। बस सेंटर से पास ना करे, सेंटर से पास ना करे, ठीक है। तो ये हमारी नॉर्मल कोड होगी। अगर सेंटर से पास कर गई, चाहे ऐसे ही क्यों ना करे, चाहे ऐसे ही क्यों ना करे, अगर सेंटर से पास कर गई तो डायामीटर बन जाएगा। तो कभी सवाल आ जाए कि लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है, तो वो डायामीटर होती है। ये याद रखना मेरी बात, लॉन्गेस्ट कोड मतलब कि सबसे लंबी स्टिक जो सर्कल में आ जाएगी फिट, वो कौन सी है, डायामीटर, व्यास। और बाकी की जो है ये नॉर्मल कोड है, ये कितनी भी आप बनाते रहो। इनफाइनाइट कोड इसके अंदर बन सकती है, इनफाइनाइट, ऐसे नहीं कि 5-10, इनफाइनाइट बन सकते हैं। छोटे छोटे डिस्टेंस के बाद जितनी मर्जी बनाते रहो, समझ गए इस चीज को। ठीक है भाई, तो ये कोड का भी हो गया। अब देखते हैं सेक्टर। देखो जब हमने आर्क समझा था तो उसी के साथ हम सेक्टर को भी समझ लेते हैं। ये क्या किया हमने, इसका सेक्टर बना दिया। कहने का मतलब है कि एक पिज्जा का स्लाइस निकाला या फिर एक केक में से एक स्लाइस बाहर निकाला, तो वो क्या किया हमने, इसका एक सेक्टर बना दिया। समझ गए इस चीज को, तो उसी को सेक्टर कहते हैं। सेक्टर बोले तो त्रिज्या खंड, कहने का मतलब है कि दो त्रिज्या से बेसिकली दो रेडियस बना के हमने और उसको बाहर निकाल लिया जब पीस को। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो दोनों रेडियस बना के हमने इस पीस को जब बाहर निकाला तो ये क्या बन गया हमारा, त्रिज्या खंड, या फिर कहें कि सेक्टर। ओके भाई, इसको हटाते हैं। अब हमारा आता है सेगमेंट। सेगमेंट बोले तो जीवा खंड, और जीवा किसको बोलते हैं हम, कोड को। देखो ध्यान से समझना, आर्क से जो बनता है वो त्रिज्या खंड बनता है, ठीक है। या फिर आर्क जो बनती है बेसिकली वो त्रिज्या खंड से बनती है। आर्क का रिलेशन है त्रिज्या खंड से, लेकिन कोड का रिलेशन है सेगमेंट से। ये दो चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो सेगमेंट जो है, सेगमेंट किसको बोलेंगे मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये मैंने किया, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। आप मेरे को बताओ कि क्या सर्कल को किसी लाइन ने दो भागों में बांटा है। अगर दो भागों में बांटा है दोस्त, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर सेगमेंट हो गए हैं दो, ठीक है। दो सेगमेंट हो गए हैं, बाइफर्केशन हो गई है दो। सेगमेंट कौन से, एक तो ये बन गया सेगमेंट, और दूसरा ऊपर वाला सेगमेंट, ये पूरा सेगमेंट। क्या दो भाग बन गए सर्कल के। एक लाइन ने अगर दो भागों में सर्कल को डिवाइड कर दिया, दो भागों में, बार बार बोल रहा हूं दो भागों में, तो वो क्या हो जाता है, सेगमेंट हो जाता है। क्योंकि और सेगमेंट बनता है किससे, कोड से। देखिए ये एक कोड है, कोड से क्या बन गए, दो सेगमेंट बन गए, एक ऊपर एक नीचे। ये देखिए जीवा से, ठीक है भाई। अब समझने वाली बात है कि जो नीचे वाला सेगमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है भाई। ये देखो लिखा है माइनर सेगमेंट, यानी कि लघु जीवाखंड। और जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट, ठीक है भाई, यानी कि दीर्घ जीवाखंड, ठीक है भाई।
ये चीज़ है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। हमने सारी टर्मिनोलॉजी, उतार लो इसको, कॉपी में उतार लो, वृत्त की हमने या फिर कहें कि सर्कल की हमने सारी टर्मिनोलॉजी समझ ली है। इसी चीज़ को ना अगर मैं ये बोलूँ कि क्या ये बना हुआ है सर्कल, तो क्या इसके अंदर कोई सेगमेंट है और सेगमेंट की क्या डिवीजन है, अगर ये पूछ लूँ तो आप बोलेंगे, मैं रेशो पूछ लूँ अभी कि अभी ये सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर एक जो भी लाइन बनी हुई है उसको देख के बताओ कि दोनों सेगमेंट के एरिया की रेशो बताओ, ठीक है, या दोनों सेगमेंट के सरकमफेरेंस की रेशो बताओ, कुछ भी पूछ लूँ मैं तो आप डायरेक्टली देखते ही बोलोगे कि 1:1 है। क्यों 1:1 है? क्योंकि ये भी तो एक कोड है ना, ये डायामीटर है, आप देखिए कि सेंटर से पास कर रहा है तो डायामीटर है, तो ये भी एक कोड है। इसका मतलब है कि ये भी सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, पहला सेगमेंट ये, दूसरा ये, और दोनों बराबर हैं। 1:2 है यहाँ पे। वैसे 1:2 नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 1:2 क्यों है? क्योंकि इसका नाम 1 है, उसका नाम 2 है। तो कहने का मतलब है कि ये इसके बराबर है एरिया भी, और सरकमफेरेंस की बात करें यानी परिधि की बात करें वो भी बराबर है। तो उनकी रेशो पूछे तो 1:1 होती है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी। इसको उतार लो कॉपी में फटाफट से, ठीक है भाई, बढ़िया है। अब मेरे को लगता है कि आपका बेस पूरा का पूरा तैयार हो गया सर्कल के लिए। अब हम आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं और इन्हीं को, आर्क को, लेंथ ऑफ आर्क को, चाप को, इन्हीं चीज़ों को अब डेप्थ में समझते हैं। इन डेप्थ जाएंगे अब इनके, क्योंकि सर्कल के यही भाग हैं। हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ पार्ट हैं। अगर आपने ह्यूमन बॉडी को समझना है तो ये फिंगर होगी, नेल्स हो गए, नोज हो गया, आईज हो गया, सब पार्ट्स हैं, है ना, सारे के सारे। तो अब उनका हमें पता लग गया कि पार्ट ये हैं। अब उनको आगे समझते हैं और फिर उसका देखेंगे कि कैसे उनको इस्तेमाल करना है। ठीक है भाई, चलो आगे। अब हम सर्कल को और डीपली थोड़ा सा समझते हैं। ये हमने पूरा एक सर्कल क्रिएट किया, टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं हम। 2 डी थी, दोनों को आपस में जोड़ा तो सर्कल बन गया। और यही आपको समझना कि सर्कल में यही होता है कि 2 डी आपस में जुड़ी होती हैं। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि हमारा तरीका ही अलग है। हम अलग तरीके से इसीलिए करवा रहे हैं चीज़ें, ताकि बच्चे को भी समझ आ जाए, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी समझ आ जाए। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो कोण होता है यानी कि एंगल होता है, एंगल 2 तरह के होते हैं। एक तो एंगल हो गया आपका रेडियन के अंदर, थीटा जो है, थीटा जो है, एक तो हो गया आपका रेडियन के अंदर, रेडियन। और एक आपने ऑलरेडी सुना होगा कि थीटा इज इक्वल टू डिग्री। ये डिग्री वाला तो सभी को पता है कि जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री एटसेट्रा। लेकिन ये रेडियन वाला कुछ लोगों को याद नहीं होगा, तो मैं बता दूं कि π/2, π/3, ये सब, ठीक है, एटसेट्रा। ये हो गया रेडियन में, जहां पे पाई इन्वॉल्व हो जाए। ओके, इसको बोलते हैं रेडियन। और एक बात याद रखना, मतलब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर π/2 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो कभी आपको ये पता लगाना है कि π/2 का एग्जैक्ट डिग्री में एंगल कितना है, तो आप एक तरह से ये एजम्पशन है कि पाई की जगह पे 180 डाल दो, आपका उत्तर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। ठीक है भाई। हालांकि रियलिटी में क्या होता है कि अगर π/2 को डिग्री में कन्वर्ट करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 180/π करो, या फिर आप उसको 360/2π से मल्टीप्लाई करो। इन दोनों में से कोई भी एक से मल्टीप्लाई करो। इसको भी कट करेंगे तो यही बनता है। ओके, तो आप देखिए यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, और 2 से यहाँ पे तो ये 90 डिग्री बनता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि पाई जहाँ पे है, क्योंकि पाई ने कैंसिल हो जाना, यहाँ 180 आ जाना है, तो पाई को हम अपने माइंड में तुरंत बोल देते हैं कि ये 180 डिग्री पाई की जगह पे पुट करो, तो आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर डिग्री से रेडियन में जाना है, ठीक है, ये तो हो गया आपका रेडियन से डिग्री में आना, यानी कि π/2 90 डिग्री होता है। अब इसका उल्टा करते हैं, इसको पीछे लेके चलते हैं, ठीक है। इसको कॉपी में लिख लेना, कहीं मैं रब कर रहा हूं तो तुम भी रब करते रहो, ये गलत बात है फिर तुम्हारी। ठीक है भाई। तो अब देखो कि 90 डिग्री है आपके पास। 90 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में देखो क्या आना चाहिए, पाई आना चाहिए, पाई आना चाहिए। अभी हमने क्या किया था, 180/π, क्योंकि हमें डिग्री में कन्वर्ट करना था, तो 180 डिग्री बाय पाई कर दिया। अब हमारा रेडियन में आना चाहिए, तो यानी पाई आना चाहिए हमारे पास, तो यानी कि अब आप करो π/180 डिग्री। आप देखिए यहाँ भी डिग्री, यहाँ भी डिग्री, ये डिग्री आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 एकम 9 दूनी 18, तो π/2 आ गया। ये हो गया अब रेडियन में। समझिए, डिग्री और रेडियन में आपको फर्क समझ आ गया होगा। ये 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। अब कोई मेरे को बोले कि वेट की क्या यूनिट है, तो अब केजी भी है, ग्राम भी है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं, मिलीग्राम भी है,
तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि वेट चेंज है उसमें, वो तो यूनिट्स हैं भैया, यूनिट्स जो हैं वो आपस में कन्वर्ट करनी आना चाहिए, ठीक है। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, कितने मिलीग्राम होते हैं, जैसे वो कन्वर्शन है ऐसी इसकी है। बस एंगल के साथ हम इसलिए फेमिलियर नहीं होते क्योंकि एंगल में हमने यूनिट्स की ज़्यादा कभी बात की नहीं होती, किलो 2 किलो में इनमें सब में की होती है, तो इसीलिए वहाँ पे कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है भाई। अब ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ इसमें बड़ा ध्यान देना है कि एंगल क्या रहेगा, रेडियन में रहेगा कि डिग्री में रहेगा, कहाँ पे रेडियन रहेगा कहाँ पे डिग्री रहेगा, तुरंत लिखते जाना, नहीं तो फिर सब सत्यानाश हो जाएगा और तुम रेडियन की जगह डिग्री और डिग्री की जगह रेडियन पुट करते रहोगे। इतना फोकस कोई नहीं देने वाला, कोई भी इतनी डीपली जाके नहीं समझाने वाला जो चीज़ें हम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मोटिव है कि एक ही बार में बच्चा करे। ये उतार लो, जिसको दिख नहीं रहा है एक बार उतार लो पहले कॉपी में, ठीक है। मोटिव हमारा ये है कि एक ही बार में बच्चा करे और उसको समझ आ जाए। चलो अब आप देखिए, मेरे को बताओ, ये देखो जरा, आर्क क्या होती है कि जब हम यहाँ पे चलते हैं, जब हम आउटर पेरिफेरी पे चलते हैं, बाहर की तरफ चलते हैं, उसको आर्क बोलते हैं। अब अगर मैं देखो यहाँ पे इतना सा चला तो ये मेरे लिए क्या हो गई, आर्क होगी। यहाँ से मैं यहाँ तक आ गया तो ये क्या बन गया, ये तो बन गया सेक्टर, सेक्टर बन गया, ठीक है। और ये क्या बन गई, ये जो बनी, ये यहाँ से यहाँ तक जो बनी, ये क्या बन गई, आर्क बन गई, ठीक है। अब ये इसको देखना है आपने, ये 53 डिग्री हो चुका है इस वक्त, इसको मैं और ले जाता हूँ उधर और मैं इसको यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ, तो कितना बना, 180 बना। 180 बना कि नहीं बना। आप देख रहे हैं कि सर्कल में अगर आधे सर्कल में हम देखें यूं करके घुमाएं तो कितना एंगल बन जाता है, 180 डिग्री बन जाता है एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो रहता है वो 180 डिग्री का रहता है। और सर्कल के अंदर, क्योंकि अभी तो हमने आधा ही सर्कल घूमा है, अभी पूरा घूमना है, तो यहां से अब फिर से घूमते हैं। अब नीचे वाले को देखो, इधर वाले को, अब यहां से देखो ये बढ़ता जा रहा है, ये भी कितना हो गया, जब इधर हम आए 180 हो गया। कहने का मतलब बंदा यहां से चल के जब यहां आया तो उसने कितना एंगल कवर किया, 180। आप देखो 180 ये और 180 ये दोनों 180 डिग्री हमने कवर किए हैं। यहां से यहां तक 180 डिग्री, फिर यहां से यहां तक 180 डिग्री हमने कवर किया। तो टोटल एंगल कितना कवर किया दोस्त बताओ, 360 किया कि नहीं किया। 180 प्लस 180, 360 डिग्री हमने एंगल को कवर किया कि नहीं किया। ओके, आप मेरे को बताओ कि 360 डिग्री, 360 डिग्री एंगल जब हम कवर करते हैं तो वहां पे टोटल आर्क लेंथ क्या होती है, 2 पाई आर होती है कि नहीं होती है। ये जो मैं बोल रहा हूं शब्दों में, इसको लिख लेना कॉपी में, ठीक है, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा, बाद में आपको समझ ही नहीं आएगा। ये तो मैं रिमूव कर दूंगा, ये तो समझाने के लिए है, और ना ही ये नोट्स में ऐसे मिलने वाला है, क्योंकि क्लास नोट्स में तो डायरेक्टली ये फॉर्मूले लिखे होंगे। तो इसीलिए आपको समझा रहा हूँ कि जो मैं समझा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उनको अपने शब्दों में कॉपी में ज़रूर लिख लेना, नहीं तो फ़ायदा नहीं रहेगा। आप देखिए 360 डिग्री अब हम घूमे हैं, तो सरकमफेरेंस क्या होती है, वही तो सबसे लंबी आर्क हो गई यहाँ पे, तो वो क्या हो गई 2 पाई आर। आपको भूल गया होगा तो मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। ये देखो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। मैंने बोला था यूं पूरा घूमते हैं तो 2 पाई आर डिस्टेंस बनता है, यानी यहाँ से बंदा जब यूं घूम के वापस आएगा तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने सर्कल के अंदर, 2 पाई आर। तो ऐसे ही यहाँ भी पूरा हमने यहाँ से यूँ चल के आए तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर किया। तो 360 डिग्री जब हमने घूमा, इतना एंगल घूमा, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 पाई आर। ये मतलब है आर्क का मतलब कि सर्कल के अंदर डिस्टेंस कितना कवर किया, सर्कल के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया। अब आप मेरे को बताओ कि अगर मैं थीटा डिग्री घूमूं, अगर मैं थीटा डिग्री घूमूं, ठीक है, पहले 360 डिग्री जब घूमा तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर किया, अगर मैं थीटा डिग्री घूमूं तो मैं कितना डिस्टेंस कवर करूंगा। क्या मैं यूनिटरी मेथड लगा सकता हूं कि थीटा बाय में 360 इनटू में 2 पाई आर। इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, 2 पाई आर। क्या ये बात समझ आई आपको, क्या ये बात समझ आई, ये इतनी सी बात आपको समझ आई। अगर ये समझ आई तो ये मैंने क्या बोला अभी आपको, ये क्या था, डिस्टेंस। 2 पाई आर क्या था, डिस्टेंस, यानी कि आर्क का डिस्टेंस, यानी कि आर्क की लेंथ। पूरी आर्क की लेंथ इतनी थी, लेकिन थीटा घुमा तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर हुआ। यूनिटरी मेथड लगाई, यूनिटरी मेथड। तो इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ आर्क आप क्या लिख सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क आप लिख सकते हो, ये क्या घुमा, ये डिस्टेंस घुमा भैया, ये क्या आया, डिस्टेंस आया, ये भी डिस्टेंस था, ये भी डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, डिस्टेंस ही तो होती है। तो थीटा बाय 360 डिग्री इनटू में 2 पाई आर, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी क्या हो गई, लेंथ ऑफ
आर्क हो गई। इसको उतार लो, कॉपी में उतार लो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत रही होगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो थीटा डिग्री है, थीटा जो है वो डिग्री में है कि रेडियन में है, ठीक है। थीटा जो है इसके अंदर डिग्री में है कि रेडियन में है, ये लिख लो कॉपी के अंदर भैया, नहीं तो बाद में तुम बड़ी दिक्कतें क्रिएट करोगे खुद के लिए। ये जो थीटा है ये जो है ये डिग्री में है, डिग्री में है, ठीक है भाई, ये डिग्री में है थीटा। तो क्योंकि नीचे डिग्री है तो ऊपर भी डिग्री होगी। अब मान लो 45 डिग्री घूमे तुम, मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक 45 डिग्री घूमे, समझ गए। मैं दोबारा ये चीज़ को वापस सेट कर देता हूँ, अब आपको समझाता हूँ। मान लो यहाँ देखो, आप इस चीज़ को देखो, 45 डिग्री घूमे, ठीक है, 45 डिग्री घूमे। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ थीटा को 45 डिग्री पुट करोगे, रेडियन मत कर देना, ठीक है भाई, रेडियन मत कर देना। तो आपका फिर आंसर क्या हो जाएगा, 45/360 डिग्री। तो जितना भी ये कैंसिल होता है करके उसको मल्टीप्लाई कर देना 2πr से, इतना आपकी ये आर्क की लेंथ हो जाएगी। ये जो आर्क है ना, ये आर्क, इसकी लेंथ हो जाएगी इतनी। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है भाई। ज़रूरी है ये सब चीज़ें, इनके अंदर गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं, सिली मिस्टेक हो जाती हैं, इसीलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, अब देखो कि अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, मैंने आपको क्या समझाया था कि रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने तरीका बताया आपको कि नहीं बताया। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जब इसके अंदर मैंने बताया कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए या तो आप π/180 कर दो या फिर और 2π/360 कर दो। मैंने ये बताया आपको कि नहीं बताया, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें पाई चाहिए होता है हमें। तो आप मेरे को बताओ कि अगर मैं यहाँ पे 2π/360 बना दूं और उसको हटा दूं वहाँ से, या फिर ये कहें कि क्योंकि ये तो डिग्री है, देखो ये तो डिग्री है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास 360 डिग्री है अगर मैं ऐसे देखूं, क्योंकि थीटा को मुझे बेसिकली रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये 360 डिग्री है। अब मेरा मोटिव क्या होना चाहिए यहाँ पे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। या तो आप क्या करो कि यहाँ पे कर दो 360 डिग्री है ना, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप ऊपर वाला तो अपने आप ही हो जाएगा। इसको करना है, उसको ना करने बैठ जाना, वो अपने आप हो जाएगा। इसको करना है तो इसको मल्टीप्लाई करो 2π/360 से। आप मेरे को बताओ कि क्या ये 360 और 360 कटा, 2π कटा, तो आर थीटा बचा कि नहीं बचा। तो L = जो आर थीटा होता है, ध्यान देना, L = जो आर थीटा होता है, यहाँ पे थीटा क्या आ गया, अब ये डिग्री में नहीं रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे इस 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, तो थीटा अपने आप रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप मेरे को बताओ L = आर थीटा है, तो यहाँ पे थीटा क्या हुआ, डिग्री में हुआ कि रेडियन में हुआ। क्या आपको बात समझ आई, रेडियन के अंदर हुआ। अब इस सारे को रिमूव कर देता हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठा 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 गोलियों की बौछार हो रही है यहाँ, है ना। तो ये जो है थीटा आपका, ये क्या है, रेडियन में है, ठीक है भाई, रेडियन में। इसको क्यों रखा हुआ है, इसको भगाओ यहाँ से। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो कि अगर थीटा 180 डिग्री होता है, यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ आर्क में देखो, तो दिस इम्प्लाइज L = यानी कि लेंथ ऑफ आर्क = क्या हो जाएगा। अगर ये 180 डिग्री होता है तो आप देखो 180 यहाँ पे पुट करोगे, अगर 180 पुट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, πr। 180 को यहाँ पुट करके देखो πr ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर थीटा 360 यहाँ पे हो जाए, इस थीटा को मैं 360 डिग्री लिखूँ, तो आप देखिए कि 360 से 360 कैंसिल, तो 2πr बनती है, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम, तो ये कितना बन गया, दिस इम्प्लाइज L = 2πr। यही इसी आर्क लेंथ को, ये जब थीटा 360 डिग्री होता है, इसी आर्क लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। यानी कि परिधि, ठीक है भाई। क्या आपको समझ आया कि सरकमफेरेंस क्या होती है। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से मैंने आपके माइंड में कनेक्शंस को बिल्ड किया है, और एक भी चीज आपको ऐसी नहीं लगी होगी कि मैंने पहले जो बतानी चाहिए थी उसे बाद में, और बाद वाली को पहले बता रहा हूं और सारा होच पोच कर दिया। नहीं, आपके माइंड में आपने देखा होगा ए से चले तो पूरा घूम के हम वापस ए पे आए हैं, सरकमफेरेंस से चले तो घूम के वापस सरकमफेरेंस पे आए हैं जहां से चले थे, सर्कल के अंदर जैसे घूम के आते हैं, लेकिन सब कुछ क्लियर करते हुए आए हैं। और ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि आज के बाद आपको सर्कल के अंदर समझ ना आए। तो आपने देखी ये चीज़। अब आपको ये यहाँ पे कुछ मज़ेदार चीज़ बताता हूँ।
एक सवाल है आप लोगों से, ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा। एक सवाल है आप लोगों से, अगर आप लोग कमेंट करके बता पाओ या खुद से मेरे को बस बता देना कि आपको समझ आई बात कि नहीं आई, कि अगर आप बता पाओ कि अगर एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल बोले तो आधा वृत्त, अर्धवृत्त, आधा वृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त ये होता है, ये रहा आधा वृत्त, ये रहा आधा वृत्त, ठीक है। तो अर्धवृत्त है अगर आपके पास, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, या फिर मैं बोलूं कि उसकी जो सरकमफेरेंस है क्या होगी, ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। तो अब क्या आप मेरे को बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? बताओ मुझे। देखो बहुत मजेदार चीज है ये। अब जो सवाल पूछा है क्या होगी, क्या कोई बता पाएगा? माइका लाल, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे पुट करोगे तो आप बोलोगे कि पाई आर होती है। ये यही होती है ना, ये देखो यही होगी ना, ये पूरी की पूरी हो गई कि नहीं हुई? आप मेरे को बताओ इसमें, ठीक है। यही तो हुई सरकमफेरेंस, बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल सुनो अब, अगला सवाल सुनो अब, और ध्यान से सुनना। मैं आपको पूछ रहा हूं कि इस सेमी सर्कल का, इस अर्धवृत्त का पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा? अब आप बताओ मुझे, क्योंकि लोग अक्सर बोल देते हैं कि जो परिमाप होता है पेरीमीटर, उसको हम लेते हैं ट्रायंगल में, स्क्वायर में, मतलब कोने वाली फिगरों में लेते हैं। कहने का मतलब है जहाँ पे कोने बनते हैं, ठीक है, वर्टेक्स बनते हैं, उनके अंदर हम पेरीमीटर बोल देते हैं, बोलते हैं कि सर्कल के अंदर हम सरकमफेरेंस बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या फ़र्क है इन चीज़ों में, दोनों में, क्या नहीं है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि पेरीमीटर क्या होगा और सरकमफेरेंस क्या होगी, यानी कि परिधि क्या होगी और परिमाप क्या होगा। इन दोनों का उत्तर मेरे को दो कि इसके अंदर क्या होना चाहिए सेमी सर्कल के अंदर, यानी अर्धवृत्त के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़। अर्धवृत्त में आप ध्यान देना कि जब कभी भी हम इसके अंदर सरकमफेरेंस की बात करेंगे, तो सरकमफेरेंस वो चीज होती है जो गोलाई में होती है। ये याद रखना, लिख लो इसको, कॉपी में लिखो, तुम लोग बाद में भूल जाओगे, मुझे पता तुम्हारा। सरकमफेरेंस यानी परिधि जो होती है ना, वो चीज है जो गोलाई में होती है। तो गोलाई में क्या चीज है भैया? गोलाई में तो ये चीज है ना, ये चीज है कि नहीं? आप मेरे को बताओ, ये वाली चीज गोलाई में है कि नहीं? नहीं है। तो गोलाई में ये है, तो इसका मतलब कि ये L इज इक्वल टू पाई आर, बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं दोस्त, तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है एक पॉइंट से शुरू हुए, सब जगह पे घूम के वापस उसी पॉइंट पे आओ और देखो कि कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं यहां से चलता हूं, मैं यूं चलता गया, क्या मैं यहां पे वापस पहुंचा? नहीं पहुंचा। अब मेरे को ये भी कवर करना पड़ेगा, मैं यहां पे भी आया, अब मैं यहां पे पहुंचा हूं, ठीक है, अब मैं वापस यहां पे पहुंचा हूं। तो पेरीमीटर क्या हुआ, परिमाप क्या हुआ दोस्त? बताओ मेरे को। पाई आर तो ये हुआ, इसको मैं हटा देता हूं, और आर ये हुआ, क्योंकि ये सेंटर है, सॉरी ये सेंटर है, तो आर ये हुआ, आर ही इधर हुआ। तो पाई आर ये, आर ये और आर ये, क्या समझे? ठीक है, अब इसको बैक कर लेते हैं फटाफट से ताकि ये तामझाम अपना खत्म हो। ठीक है भाई, तो अब इसका मतलब है कि पेरीमीटर की अगर बात करें, वो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की बात करें, ऑफ सेमी सर्कल, अब आएगा खेल का मजा कि इसको जो लिखना है आपने, इसको वो नहीं लिखना जो हम चाहते हैं लिखना, इसको वो लिखना है कि जो ये होता है। ठीक है भाई, तो ये क्या होगा? पाई आर प्लस 2r। तो r को आप कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 इंटू आर हो जाएगा। कैसे हुआ? एक आर इधर, एक आर इधर, दो रेडियस हो गए और पाई आर ये हो गया। तो इससे क्या हो गया? उतार लो इसको कॉपी में। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया, यानी कि परिमाप हो गया। उम्मीद कर रहा हूं कि सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल आपको समझ आया होगा। इसको सेव कर लेते हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को जिसको कुछ भी नहीं आता सर्कल के अंदर, देखो टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं चाहूँ तो इनको यूं चुटकियों में ये चीज़ें 10 मिनट का काम होती है, बता के आगे निकल लो, लेकिन नहीं भाई, उससे कभी भी किसी का बेस बिल्ड नहीं होगा। मुझे हर स्टूडेंट को लेके चलना है साथ में। और ये बैच मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा होगा कि एक बार किया तो लाइफ टाइम चलने वाला है। इसके बाद मुझे लगता ही नहीं कि कहीं और जाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतने अच्छे से इतना टाइम इन्वेस्ट करके कोई भी चीज़ों को आपको नहीं बताने वाला है। ओह, बड़ा थका दिया यार, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, बक बक कर रहा हूँ। पके तो नहीं ना तुम लोग? पक भी रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारा ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ सर्कल के ऊपर काम करेंगे अब। ठीक है भाई, एरिया ऑफ सर्कल के ऊपर करेंगे। तो आप देखिए क्या होता है
तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। इसी चीज़ को मैं ये भी लिख सकता हूँ पाई बाय 4 डी स्क्वायर। डी क्या हो गया फिर यहाँ, डायामीटर हो गया। डी क्या हो गया, डायामीटर हो गया। ये रेडियस है, ये डायामीटर है। और पाई बाय 4 की जो वैल्यू होती है ना, ये कहीं याद करके रख लो, पाई बाय 4 की वैल्यू ये कैलकुलेट कर लेना, वैसे 0.785 रहती है। लर्न इट, कई बार सवाल के अंदर फ़ायदा मिल सकता है अगर थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल आ जाए। तो पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी, 0.785। ये करके भी देख लेना, 3.14/4 कर लेना, आ जाएगी यही, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया पूरे एरिया सर्कल का, हो गया सर्कल का एरिया हो गया। मैंने क्या किया, मैं पूछ रहा हूँ अब आपको माइनर सेगमेंट का एरिया। माइनर सेगमेंट बोले तो अभी आपको वापस से लेके चलता हूँ। माइनर सेगमेंट बोले तो देखो, सेगमेंट था जीवाखंड, उसमें एक लघु था एक दीर्घ था, ठीक है। एक लघु था एक दीर्घ था। अब आप देखिए कि जो ये वाली लाइन है, इसके नीचे जो बना ये वाला, ये जो एरिया मैंने शेड कर रखा है, ये क्या होगा, माइनर सेगमेंट। इस लाइन के ऊपर वाला क्या होगा, मेजर सेगमेंट, यानी कि कोड यानी जीवा से जो बनता है, ठीक है भाई। तो आप देखिए कि ये जो शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेक्टर का एरिया, ये देखो, ये जो पिज़्ज़ा की स्लाइस थी वो क्या है, सेक्टर है। इस सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया यानी त्रिभुज का एरिया माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास ये आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, ठीक है, ओके, आएगा, बिल्कुल सही पकड़े तुम लोग, सब आएगा। अब आप मेरे को बताओ कि इसके अंदर इसका एरिया कैसे निकालेंगे, जीवाखंड कह रहा हूँ, सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, है ना। तो सेक्टर का एरिया हम निकालेंगे, यानी त्रिज्या खंड का एरिया जो हम निकालेंगे वो हमारा होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। क्यों, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि जब ये थीटा पूरा 360 डिग्री होता है तो हमारा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। वो कैसे होता है, एक्चुअली में होता क्या है कि जो एरिया का रियल फॉर्मूला है वो ये है, सर्कल के एरिया का रियल फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। लेकिन जब ये थीटा आपका पूरे सर्कल का हो गया, क्योंकि आप ये जो लाइन है इसको यूं घुमा के पूरा वापस यूं किया, तो इसका मतलब है 360 डिग्री आपने एंगल घूमा। आप जब 360 डिग्री घूम लिए तो थीटा, ये जो अभी थीटा दिखाई दे रहा है, ये क्या बन गया, 360 बन गया। तो यहाँ पे जब आप थीटा की जगह पे 360 पुट कर देते हो तो ये आपस में कैंसिल हो जाता है और पाई आर स्क्वायर आपका आ जाता है। ये फॉर्मूले का जनरलाइज्ड फॉर्म है बेसिकली ये इसकी, ठीक है भाई। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको पकड़ में आई होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, हमें तो ये पता ही नहीं है ना कि थीटा कितना है, हमें तो पता नहीं है थीटा कितना है, तो हमने नॉर्मल थीटा ले लिया। तो हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर तो एज इट इज लिखा, बाकी लिख दिया थीटा बाय 360 डिग्री। ये क्या हो गया, ये हो गया इस चीज़ का एरिया, इस पूरे सेक्टर का एरिया हो गया, ठीक है भाई, सेक्टर का एरिया हो गया। अब आपको मैं याद करवाता हूँ, देखिए एक होता है साइन रूल, कोसाइन रूल होता है, ये मैंने पहले भी आपको बातें बताई कि अगर ये थीटा है और ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, या फिर इसको ए और इसको बी भी ले सकते हैं साइड, तो यहाँ पे एरिया क्या रहता है, हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी क्या है, आर आर ही है, तो आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है भाई। ये होता है ट्रायंगल का एरिया साइन रूल के साथ। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी। अब ये चीज़ को हम यहाँ यूज़ करते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, ये आर है, ये आर है। तो इस ट्रायंगल का एरिया अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, हाफ आर इंटू आर और इनके बीच का एंगल साइन थीटा, ठीक है। तो ये हाफ आर इंटू आर साइन थीटा, यानी हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और यहाँ पे जो थीटा है, ये जो थीटा है यहाँ पे ये डिग्री में है, क्योंकि नीचे देखिए 360 डिग्री होता है ये, ओके। तो ये थीटा भी है जो डिग्री में है, ये इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले के अंदर दोनों को माइनस करेंगे तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये वाला, ये हमारे पास आ जाएगा। वही तो किया है, दोनों को माइनस किया तो शेडेड पोर्शन आ जाएगा, ओके, ठीक है भाई। तो ये हो गया माइनर सेगमेंट का। मेजर सेगमेंट का निकालना है तो क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। टोटल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो आपको अगर इस लाइन के ऊपर वाले का, इस पूरे का निकालना है, तो पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर है, उसमें से ये छोटू का माइनस कर दो, छोटू का माइनस कर दो। छोटू का एरिया ये है, इसको माइनस कर दो, कहाँ में से, इसको हटाओ, माइनस कर दो इसको पाई आर स्क्वायर में से, ये आपका हो जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया, ठीक है। माइनस करना है इस पूरे को, ठीक है, गलती से भी साइन का चेंज मत कर देना। तो ये माइनस पूरे को करना, ब्रैकेट लगा लेना, तो ये हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट का। अब ओके भाई, उतार लेना इसको भी कॉपी में, इसको भी मैं नॉर्मलाइज्ड कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कोई भी। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, ठीक है जी। अब देखो आप कि एरिया ऑफ सेक्टर है जो,
उसको हम और कई तरीक़ों से लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि कैसे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, यानी कि जब ये थीटा है तो इसका एरिया कितना होगा, ये मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, यही बताया आपको कि पाई आर स्क्वायर है और थीटा बाई 360 कर दो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी देखो ये डिग्री में है, यहाँ थीटा, यहाँ भी जो है ये थीटा डिग्री में है, यहाँ भी डिग्री में है, यहाँ भी डिग्री में है। ओके, तो आप देखिए कि अगर मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैंने रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या बताया था कि किसी भी चीज़ को रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो या तो वहाँ पे आप कर दो, या तो वहाँ पे आप कर दो पाई बाय 180, क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई आना चाहिए, या फिर आप कर दो और कर दो आप 2 पाई बाय 360, कुछ भी कर लो। तो आप देखिए कि मेरे को 360 डिग्री है जो, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करता हूँ 2 पाई बाई 360 कर देता हूँ। बाई 360 करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए कि 1/2 बन गया, 2 नीचे आया। ठीक है, 2 नीचे आया, आर स्क्वायर ऐसे ही, थीटा ऐसे ही, तो हाफ आर स्क्वायर थीटा बन गया। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी। इसमें भी बैक चले जाते हैं, ठाठा गोलियाँ चल रही हैं भैया। ठीक है भाई, तो ये हाफ आर स्क्वायर थीटा बन गया। अब मैंने देखो पिछली स्लाइड में देखो क्या बताया कि L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, ये मैंने बताया। यहाँ भी थीटा रेडियन के अंदर है, ये तभी होता है जब थीटा रेडियन में हो, डिग्री में होगा तो ये होगा L की वैल्यू, रेडियन में होगा तो ये होगा, ये बताया था। अब चलते हैं आगे वापस से। आप मेरे को बताओ कि L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो एक आर को यहाँ से अलग कर लेता हूँ, यानी ये था हाफ आर इंटू थीटा, तो इसको मैं L लिख सकता हूँ, तो हाफ LR भी लिखा जा सकता है इसको। यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस आपको। कहने का मतलब है कि एरिया ऑफ सेक्टर अगर आपको लिखना हो और आपको ये लेंथ दे दी जाए, आर्क की लेंथ दे दी जाए, कुछ भी दे दी, 5 दे दी, 10 दे दी, जो भी दे दी, पाई की फॉर्म में दे दी, अगर आपको L पता है, ठीक है, आर्क की लेंथ पता है यानी L पता है और रेडियस पता है, तो आप तुरंत निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, वो होगा हाफ L इंटू आर। ठीक है भाई, और अगर L ना दे के उसने थीटा दे दिया है आपको, ठीक है, थीटा दे दिया, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना। लेकिन ये ध्यान रखना कि थीटा किस फॉर्म में है, थीटा डिग्री में के रेडियन में। अगर डिग्री में है तो ये यूज़ कर लेना, रेडियन में तो ये यूज़ कर लेना। क्या इस बात को आप लोग पकड़ पाए हो कि नहीं पकड़ पाए? भाई मैंने पूरी जान लगा दी है आप लोगों को सर्कल समझाने में। सेव कर रहा हूँ मैं इसको, करो इसको फटाफट से नोट डाउन करो। ठीक है भाई, तो इसको कहते हैं सर्कल पढ़ाना। ठहर के, रुक के, हमने बहुत गंदे तरीके से यार, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें समझ आना चाहिए था सर्कल। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई, अब हम आगे बढ़ेंगे सर्कल के अंदर। आप देख रहे होंगे कि हम बिल्कुल जैसे बिल्डिंग बनानी है तो हम ईंट के साथ ईंट जोड़ जोड़ के लगा रहे हैं। बेशक से समय लग रहा है, लेकिन चीज़ें जो हैं हमारे माइंड में एक ही बार में हमेशा के लिए छप जाएंगी, उसके बाद कोई उसको मिटाने वाला नहीं है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे देख लेते हैं। ये मोटा मोटा क्रक्स है जो सर्कल का यानी वृत्त का, कि डायमीटर को व्यास कहते हैं यानी ए से बी तक, रेडियस त्रिज्या, सरकमफेरेंस परिधि जिसको 2 पाई आर कहते हैं, कि क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई जो होता है ये उसकी वैल्यू होती है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटा क्रक्स था। अब आप देखिए कि ये आपके पास सर्कल की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं। इनको नंबरिंग जो भी आप देना चाहें दे दें। ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबरिंग दे रखी है, इसको हटा देता हूँ, आप जो अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग देना चाहें। ठीक है भाई, आप देखिए कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट जब भी हों वो बराबर होंगे। कहने का मतलब क्या है एंगल्स इन सेम सेगमेंट का, समझिएगा। जब ये कोड, ये जो कोड है यानी कि जीवा है जो, ठीक है भाई, ये जो जीवा कोड है जो, ये कोड कहीं भी एंगल बनाए सर्कल के पूरे सरकमफेरेंस पे। ठीक है, क्या बात है यार, बड़ा बढ़िया हाथ सेट बैठा है। तो कहीं भी एंगल बनाए वो सारे बराबर होते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको समझाता हूँ। अगर ये एंगल ऐसा बना दिया एक, ठीक है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, चाहे वो एंगल ऐसा बन रहा है चाहे वो ऐसा बन रहा है। ठीक है भाई, ऐसा बन रहा है, मतलब ये एंगल मैं एक साइड की बात कर रहा हूँ। अगर आप बोलो कि ये वाला, तो इस बारे में नहीं हम कहेंगे, ये नहीं कह सकते। ठीक है, वो क्यों नहीं कहेंगे वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये इस एंगल को आप ये नहीं कहोगे कि बराबर है। ठीक है, जो कोड है, कोड के एक तरफ होने चाहिए वो सारे एंगल। तो आप देखिए कि सेम ही कोड से ऐसे 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 बना दिए तो ये तीनों बराबर होंगे, अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे। अब समझते हैं कि फिर नीचे वाला क्यों नहीं होगा। ठीक है, अलग से एक बना लेता हूँ मैं। ये देखो, आप मान लो कि एक एंगल मैंने ये बना लिया।
आप कहोगे ये भी सरकमफेरेंस पे सेम ही कोड से है, तो फिर ये भी अल्फा के इक्वल होना चाहिए। नहीं होगा ये अल्फा के इक्वल। उसका कारण समझिए क्या है। मैंने आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझाया था, ठीक है। कनेक्ट कर रहा हूँ मैं कहीं से आपको। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये देखो, एक ये सर्कल है और ये जो पूरा है ये तो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, फिर क्वाड्रिलेटरल बन गया यानी चतुर्भुज बन गया। तो अगर मैंने क्या बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कि इसका एंगल का और इसका एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब कि ये एंगल फिर 180 माइनस अल्फा आएगा। समझ गए इस चीज को। तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ही वो ये वाला क्वाड्रिलेटरल में भी पूछ सकता था, ये वाले में भी। तो यहाँ पे क्या होता है, 180 माइनस गामा हो जाता है। लेकिन अल्फा और गामा तो इक्वल है, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको समझनी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी छोटी सी आपको समझ आई होगी। देखिए इनके यूज बहुत बड़े बड़े हैं। ऐसे देखने में लगता है कि ये छोटी सी प्रॉपर्टी है, लेकिन यूज जब आप देखेंगे तो और बड़े लगेंगे। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। इसको भी जो नंबरिंग देनी है दे देना। ए बी एक डायामीटर है, ओके। ए बी एक डायामीटर है यानी कि व्यास है, तो एंगल डी जो है वो 90 डिग्री होगा। अब इसमें क्या है कि कभी भी डायामीटर के ऊपर अगर हम इस तरह से कोई कोण बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से कोई कोण सरकमफेरेंस पे बनाते हैं यानी परिधि पे बनाते हैं, ये देखिए कि ये बन गया, तो इसका जो एंगल हमेशा 90 डिग्री आता है। ये क्वेश्चंस में हद यूज होती है, प्रॉपर्टी बार बार इस्तेमाल होगी। अब ये 90 है तो आप देखिए ये भी 90 है, क्योंकि ये भी इसी कोड से बन रहा है। अब कितने भी बना लो यहाँ पे, ठीक है, पर ए और बी को मिलनी चाहिए यहाँ क्या वो लाइनें, तो ये वो भी 90 होगा। ठीक है भाई, तो ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं सर्कल में। यहां देखिए आप कि एंगल एट सेंटर, देखो ये जो आर्क है, ये जो है ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है, ठीक है, सेंटर पे जो एंगल बना रही है एक तो और दूसरा एंगल ये सर्कल के कहाँ बना रही है, ये देखो आप उसके सरकमफेरेंस पे ऐसे बना रही है। तो आप देखिए कि जो सेंटर पे ये एंगल बनाएगी वो डबल होगा किससे, जो एंगल बना रहा है ये सरकमफेरेंस पे। कहने का मतलब कि जो ये यहाँ पे एंगल बनाएगी ना उसका डबल यहाँ पे होगा। यही इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है भाई, उतार लो इसको भी कॉपी में। ठीक है, समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। आप देखिए कि हम टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल भी। हमने ऑलरेडी सारा मैंने डिज़ाइन करके यहाँ पे रखा हुआ है, नहीं तो क्या है ना कि बहुत समय खराब हो जाएगा कि पहले मैं आपके सामने फिगर बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ, तो आपका टाइम सेव हो, मेरा टाइम सेव हो, इसीलिए बहुत फास्ट ट्रैक में हम चल रहे हैं। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। आप हमेशा याद रखना कि ये सेंटर जो होता है, सॉरी ये सेंटर होता है, ठीक है। तो सेंटर से कोई भी लाइन, रेडियस जब बन रही है, ठीक है, रेडियस अगर बन रही है, सेंटर से जो लाइन आ रही है रेडियस बन रही है, अगर पूरी बात सुनना, रेडियस बन रही है। अब मान लो कि बीच में कोड है, तब क्या वो कोड के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, तब वो कोड के परपेंडिकुलर होगी। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ये डिपेंड करता है कि कोड के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोड तो ऐसी भी हो सकती है, जीवा तो ऐसी भी हो सकती है ना, कैसी भी हो सकती है। तो अगर ये लाइन ऐसे आई जीवा पे, फिर थोड़ी परपेंडिकुलर होगी। तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये रेडियस है, सेंटर से इधर आया, और ये स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट है, तो दोनों का परपेंडिकुलर होना जरूरी है। ये पक्की बात है। अब कोई आप में से ये बोल सकता है कि हो सकता है ये वाली टेंजेंट कुछ ऐसे हो, ऐसे अगर होगी तो फिर मैं यहां से इस तरह से बना दूंगा, ये भी तो रेडियस ही है, रेडियस ही है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर हो जाएगा। कहीं भी आप घुमा के देख लो, ये हमेशा परपेंडिकुलर ही आने वाला है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी। इसको भी उतार लो कॉपी में, बढ़े आगे। ये देखो आप, ये नंबरिंग हटा लेना, नंबरिंग का ये नहीं है, नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग करना है। इसकी जो भी नंबरिंग आपको लग रहा है कि ठीक बनती है। ये है कि अगर रेडियस परपेंडिकुलर होता है कोड के, ये जो रेडियस है, ये वाला जो रेडियस है, ये अगर इस कोड के जीवा के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर होता है तो वो बाइसेक्ट करेगा यानी समद्विभाजित करेगा, है ना, समद्विभाजित करेगा इस लाइन को। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से इस तरह से एक रेडियस हमने ड्रॉ किया इस कोड के ऊपर, और वो परपेंडिकुलर है अगर रेडियस, तो वो क्या करेगा, इस कोड को दो
बराबर भागों में इस तरह से बांट देगा, यानी कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात भी आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं फिर। ये सारी ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ हैं सर्कल की। ये देखिए, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है ना, इसके ऊपर सवाल 50 बार आ चुका है, 50 बार फिर आएगा। जब तक दुनिया रहेगी तब तक इस फिगर के ऊपर सवाल आते रहेंगे। ठीक है भाई, ये सर्कल है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। मैंने बताया था कि रेडियस जो होता है वो ये टेंजेंट है, जो स्पर्श रेखा इसके परपेंडिकुलर होता है, वही दिखा रखा है यहाँ भी कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है। ऐसी ये रेडियस है, ये टेंजेंट तो ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है भाई, अब ये चीज भी मैंने आपको पहले भी बताई थी, एक बेसिक क्लास जब ली थी, कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो जाते हैं। ठीक है, ये भी बता रखा है आपको कि ये साइड इसके बराबर होगी, रेडियस है, ये कॉमन साइड होगी। और मेरे को ये भी पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, सर्कल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि जो सेम कॉमन पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट आती है इधर और इसी कॉमन पॉइंट से टेंजेंट आती है इधर, तो ये दोनों की लेंथ बराबर होती है। ये इसी से आता है, कॉन्ग्रुएंसी से ही आता है। तो ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और ये जो अल्फा है ये बीटा के इक्वल हमेशा होता है, और ये जो फाई है ये हमेशा इस थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं ये ट्रायंगल। ठीक है, यही लिखा होगा यहाँ, हाँ यही लिखा हुआ है कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल होता है। फाई इज इक्वल टू थीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो साफ साफ बात है ना। आप देखिए कि ये साइड इसके बराबर है, ये तो कॉमन साइड ही है, ऊपर से सारे एंगल बराबर हैं। तो इन नट शेल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है ये। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं अब। इसको देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी देखी चीज़ बता रखी थी, चलिए फिर बता देता हूँ कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज है एक सर्कल के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि जो ये साइड है, ये एंगल है प्लस ये एंगल है, यानी अपोजिट एंगल जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ऐसे ही आप देखिए कि ये वाला एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और इसका मतलब है कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री बनेंगे। सम बोल रहा हूँ, एडिशन, ये देखो ये लिखा हुआ है, पढ़ लेना इसको। a प्लस सी 180, b प्लस डी 180, तो इसका मतलब a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है एक अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इसको स्टार मार्क कर लेना आप लोग। इसके अंदर क्या है कि ये टेंजेंट है, ठीक है भाई, स्पर्श रेखा है ये टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा, लिख लो इसको, कहीं कुछ और मत समझ लेना। ये स्पर्श स्पर्श बार बार आता है ना, तो बच्चे इसका मतलब भी कई बार गलत निकाल लेते हैं। ठीक है, तो गलत नहीं निकालना अपने को। तो ये टेंजेंट है। आप देखिए कि अगर कोई एक ऐसा ट्रायंगल हम बना दें, ऐसा ट्रायंगल हम बना दें, अभी भूल जाओ एंगल्स को, ऐसा कोई ट्रायंगल हम इसके अंदर बना दें कि उसकी नोक है ना, जो उसकी चोंच है चोंच उसके अंदर यूं धसी हुई है। ठीक है, इसकी चोंच है जो यूं, ठीक है, बेब्लेड नहीं, हम बचपन में देखते थे वो लट्टू घूमते थे गोल गोल, तो उसकी चोंच आके यहाँ पे यूं जुड़ी हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है बस कि ये जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, वो इस चोंच के साथ जो नीचे एंगल बनता है ना, उसके इक्वल होता है। कहने का मतलब कि जो इस चोंच वाला एंगल है, वो ये जो नीचे वाली चोंच है ना, इसके साथ जो ये टेंजेंट एंगल बनाएगी उसके बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है जिससे क्वेश्चन आता है हर साल लगभग। आप देखेंगे पेपर उठाना एसएससी का, इससे सवाल जरूर आता है, क्योंकि ये ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारे दिमाग में रिटेन नहीं रहती है, हम भूल जाते हैं इस प्रॉपर्टी को। इसीलिए मैंने बोला कि इसको स्टार मार्क कर लेना। ऐसे ही सेम चीज यहाँ है कि जो इधर वाली चोंच का एंगल है, ठीक है, चोंच बोल रहा हूं तो आपको याद रहेगा, चोंच वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, उसका इक्वल क्या होता है, वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है। ठीक है भाई, अब मैं इसको नाम भी दे देता हूं एक, ताकि आपको याद रहे। क्या नाम देंगे इसको हम, चोंच वाली प्रॉपर्टी। क्या समझे, सब समझते हो तुम लोग, बहुत समझदार हो। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज तुम्हें समझ आई होगी। आई के ना आई, नहीं आई तो मुझसे कुछ मत पूछना, इसको दोबारा देखना, सब समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं अब। ये प्रॉपर्टी देखिए क्या, ये सर्कल को अभी भूल जाओ, ये क्यों रखा है अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। सबसे पहले समझना है हमें कि कभी भी एक सर्कल हो,
और अभी अभी ये चीज़ मैंने दिखाई भी आपको कि ये लेंथ जो है वो इसके इक्वल हो जाती है, ये 90 होता है, 90 होता है, ये अल्फा अल्फा इक्वल होते हैं, ये 90 माइनस अल्फा 90 माइनस अल्फा हो जाए। कैसे होगा, ये 90 ये अल्फा, तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो भैया अल्फा अल्फा कट जाएंगे, ये 90 90 180 आ जाएगा। सब समझते हो तुम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि कभी भी अगर ऐसा हम बनाते हैं ना, ये वाली चीज हम बनाते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये देखो आप ध्यान से, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ना, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, बस यही गेम थी इसके अंदर। वो क्यों मैं बोल रहा हूं उसका कारण आपको बताता हूं कि वो यहाँ पे सवाल कैसे पूछेगा। वो क्या बोलेगा कि आपको ये एंगल दे देगा, मान लो ये एंगल दे देगा, देखो अलग अलग तरीके हैं सवालों को सोल्व करने के, मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपको। ये एंगल दे देगा, ठीक है, और बोलेगा कि ये वाला पूरा एंगल बताओ। तो तुरंत अगर सवाल को सोल्व करना है, मान लो ये 50 दे रखा है, मान लो कि ये 50 डिग्री दे रखा है, तो मेरे को ये पूरा एंगल निकालना है, मैं क्या बोलूँगा, मेरे दिमाग में पहले से ये चीज़ थी कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ बनने वाला है। क्यों बनने वाला है बताऊंगा अभी। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है तो दोनों का सम एंगल्स का, अपोजिट एंगल्स का 180 होगा। अगर 180 होगा तो ये 50 है, तो वो कितना होगा, 130 होगा। आपका उत्तर आ गया। अगर वो आधा एंगल इसमें से पूछ ले तो वो भी निकाल सकते हो, 130 का आधा कर देना, 65 डिग्री हो गया, 65 डिग्री, ठीक है। अब देखो आप जरा कि ऐसा हो क्यों रहा है, वो सब तो ठीक है, मैं क्या करता हूं अब आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूं। ये एक सर्कल है, अब आप देखिएगा, हो गया, फिट हो गया ना, अभी करके छोड़ेंगे इसको। लो आप देख पा रहे होंगे कि ये सर्कल पूरे का पूरा फिट हो गया है और साफ हमें दिखाई दे रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर फिर भी नहीं आपको समझ आता है तो आप क्या कीजिए, इसको और इस पूरे को सम करके देखो। इस पूरे को सम करके देखोगे तो क्या बनता है, 2 अल्फा प्लस में 90 और 90 क्या हो गया, 180 हो गया, माइनस में माइनस अल्फा ये तो -2 अल्फा, तो ये कैंसिल हुए तो 180 आ गया। इसका मतलब कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो चतुर्भुज है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, चाहे वो सर्कल बनाया हो या ना हो। अगर एक सर्कल से 2 टेंजेंट बाहर को आ गई तो वो क्या करेंगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगी ही बनाएंगी। जरूरी नहीं है कि ये येलो वाला सर्कल वो आपको बना के दे, पर आपके दिमाग में पहले से ये चीज़ तय होनी चाहिए कि ये जो है सर्कल बनेगा ही बनेगा। अब इसके बिहाफ पे वो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यही आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो है, मैं लिख देता हूं यहां पे, क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, क्वाड्रिलेटरल PAOB इज ऑलवेज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये प्रॉपर्टी आप लिख लो। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी, ठीक है भाई। बढ़े आगे बढ़े, तो हम अब देख पा रहे होंगे कि फटाफट ये करते जाएंगे ताकि आज हम सर्कल को कंप्लीट कर दें, और उसके बाद फिर छिटपुट चीज़ें रह जाएंगी, वो भी हम कर लेंगे ज्योमेट्री की, और उसके बाद फिर जो फाइनल कंपाइल्ड वीडियो होगी वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप ज्योमेट्री में इसके बाद कहीं कुछ नहीं देखना पड़ेगा आपको, इतना मैं गारंटी देता हूँ। ये जो वीडियोस हैं ये आपके लिए एक रेफरेंस बन जाएंगी लॉन्ग टर्म के लिए। जब तक आप कोई भी एग्ज़ाम देते रहिए जिसके अंदर ये मैथ्स यूज़ होता है, एक नहीं अनेक एग्ज़ाम दीजिए, सब के अंदर ये चीज़ें यूज़ होंगी। जो हमारा पहले मोटिव था वही हमारा आज भी मोटिव है कि एजुकेशन को हम जितने भी लोगों तक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बात ये नहीं है कि हम पेड का कोर्स कर दिया या कुछ भी है। देखिए पेड वगैरह तो चलते रहते हैं, वो सब चीज़ें ठीक है, उनके अलग बेनिफिट हैं, यहाँ पे अलग बेनिफिट है, लेकिन कोशिश हमेशा मेरी यही है कि मैक्सिमम आउटपुट मैं अपना दूँ, अपनी ज़िंदगी का जो मैक्सिमम पार्ट है वो आप लोगों की हेल्प के लिए लगाया जाए। और अभी भी मैं उस चीज़ पर तटस्थ हूँ, मैं कर रहा हूँ वो चीज़, तो जितना मैं मैक्सिमम आपको दे सकता हूँ मैं दूंगा। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं भाई, और ये देखते हैं इसके अंदर की और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। कि AB 2A है, A से लेके B तक 2A है, तो आपको पता है ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा। अभी तो हम करके आए हैं कि ये जो दोनों हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये जो है इसके कॉन्ग्रुएंट होता है। ऐसे ही हम इनको देखेंगे ना, इस वाले को और इधर वाले को, ये भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो ये A जो है A के बराबर ही रहेगा, ये आप याद रखना। ऐसे ही
अगर आप चाहें तो इनको भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, अगर चाहें तो इनको और इनको भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। तो ये ए हो गया, ये ए हो गया, क्योंकि ए भी पूरा जो है वो अपने को 2a दे रखा है, तो ए ये हो गया, ए ये हो गया, इतनी बात तो तय है। अब दूसरा आपको दे रखा है एओ जो है वो रेडियस है, ठीक है, रेडियस है। अब इसमें अपने को फाइंड करना है एपी, इसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। कैसे करोगे देख रहे हो, एक इसका रिजल्ट मैं आपको प्रूव करा देता हूँ। डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो जैसे मैं भी करवा रहा हूँ वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। याद रखना चाहो तो रख लेना इसका रिजल्ट, नहीं रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इस वाले ट्रायंगल को पहले, ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला AON NOA नोआ NOA, इसके अंदर आप मेरे को बताओ कि ये तो 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर होती है, ये याद रखना इस बात को। ये जब भी ऐसी फिगर आए ना, हमेशा ये वाली लाइन इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर होती है, ये हमेशा तय है ये। तो आप देखिए कि ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये अल्फा है। तो आप मेरे को बताओ कि इस वाले ट्रायंगल में अगर मेरे को ये NO निकालना है तो पाइथागोरस से निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? बता रखा है कि पाइथागोरस हो गया, सिमिलैरिटी हो गया, यही सब कंसेप्ट होते हैं जो बार बार लगते हैं सवालों के अंदर। तो NO क्या हो गया यहाँ पे, तो NO आपका हो गया, NO इज इक्वल टू R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर, ये आपका हो गया रूट में, ठीक है। ये NO हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय लिख लो इसको पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई साहब। अब आप देखिए कि इसके अंदर मैं क्या लगाता हूँ, tan अल्फा लगाता हूँ, ओके। tan अल्फा दो जगह से लगेगा, मैं दोनों जगह से आपको दिखा देता हूँ। tan अल्फा इज इक्वल टू, आप देखिए क्या होता है, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब अपॉन आधार, लंब बटा आधार। तो परपेंडिकुलर है a, क्योंकि अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, डिवाइड बाय में बेस है NO, और NO की वैल्यू है रूट में R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर, ठीक है भाई साहब, ये है। अब tan अल्फा की वैल्यू एक और चीज हम लिख सकते हैं, कैसे, देखो ये जो हमने देखी ये इस वाले ट्रायंगल में देखी tan अल्फा की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल था ये 90 डिग्री था, ठीक है। अब यही चीज को आप यहाँ भी देख सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा क्या होगा, अल्फा के सामने वाला देखो ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, तो यानी कि AP अपॉन R हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है भाई। इसको भी हटा देता हूँ, डायरेक्टली लिखता हूँ कि AP अपॉन में R हो जाएगा। तो AP की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, यही तो आपको निकालनी थी। AP की वैल्यू हो गई AR अपॉन में रूट में R स्क्वेयर माइनस में A स्क्वेयर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। उतार लो इसको कॉपी में, और इसको याद करना चाहो तो याद कर लेना, जैसा भी तुम्हें उचित लगे कर लेना बस, ठीक है, छोड़ना नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी। चलिए अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए कि ये जो दो प्रॉपर्टी हैं, ये इनको तो भैया स्टार मार्क कर लो अच्छे से, क्योंकि ये इसके ऊपर सवाल बार बार आता है और वो हिडन फॉर्म में आता है, और आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये सवाल इसका है जब आ जाएगा, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं अच्छी कर रखी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर प्रैक्टिस कर रखी है फिर तो ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसा सही है कि उस फिगर में देख के आपको ये अंदाज़ा खुद लगाना पड़ेगा कि ये चीज़ लगानी है, नहीं तो वो अंदाज़ा ही नहीं लगता। ये बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों के साथ कई बार, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ और उन पर स्टार मार्क करता जा रहा हूँ, क्योंकि इनसे सवाल आता ही आता है, हमेशा आता है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, इनके अंदर से सवाल आना पक्का है। तो आप देखिए कि PT का स्क्वायर, ये जो PT का स्क्वायर है, आप देखना ये टेंजेंट है, क्योंकि आप देखो कि P जो है वो T तक आके खत्म हो गया, आगे तो वो टेंजेंट जा रही है, ठीक है। तो वो तो टेंजेंट कितनी भी आगे ले जाओ, इधर वाली लाइन को भी कितना भी आगे, लेकिन हमें तो 2 पॉइंट देखने, सेगमेंट देखना होता है लाइन का। तो आप देखिए कि P से इस T पॉइंट तक, ठीक है, P से T पॉइंट तक का रिलेशन किसके साथ फाइंड करना है, इसके और इसके साथ, यानी कि PA और PB के साथ हमें वो रिलेशन को फाइंड करना है कि उसका रिलेशन PT से क्या है। ओके भाई, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपने इतनी पकड़ ली होगी। अब आपको देखिए याद कैसे करना है, आपको याद करना है कि PT, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय फिर PT, 2 बार PT, किसको PT, किसी को नहीं PT, है ना, सब समझते हो। तो यहाँ पे है PA इंटू में फिर कर देंगे PB। अब कुछ लोग गलती ये करेंगे कि वो कहेंगे PA इंटू में AB,
क्योंकि वो बोलेंगे पीटी इंटू में पीटी तो पीए इंटू में ए बी। नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या करना है, पीटी इंटू में पीटी इज इक्वल टू पीए इंटू में पीबी। कैसे याद रहेगा उसका एक चीज बताता हूं आपको मैं। जब आपने यहां पे पीटी इंटू पीटी किया तो कहां से स्टार्ट किया, पी से, पहला पीटी मल्टीप्लाई बाय में अगला पीटी, कहां से स्टार्ट किया, पी से, जो जहां पे दोनों ये आके मिल रही हैं उससे स्टार्ट किया। तो यहां पे पीटी इंटू पीटी क्या हो गया, पीटी का स्क्वायर हो गया। अब यहां पे क्या करो, पी ए आ रखा है, कहां से स्टार्ट किया, पी से, दोबारा फिर पी से ही स्टार्ट करना है, इंटू पी बी। ऐसे ये याद रहेगा, ठीक है भाई। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ मोटी मोटी आपको समझ आएगी, छोटी मगर मोटी बातें बचपन में शक्तिमान में देखा करते थे। एनीवेज बिल्कुल वही चीज़ इसमें करनी है, लेकिन इसमें क्या है कि अब टेंजेंट नहीं है यहाँ। आप देखिए कि स्पर्श नहीं करके जा रही है इसके अंदर तो बीच से गुजर रही है, ऐसे ये गुजर रही है बीच में से, समझ रहे हो। तो अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला, पी से शुरू होना है, तो पी से शुरू है तो हो गया पीसी इंटू में पीडी, पीसी इंटू में पीडी। ये देखो अब फिर से पी से स्टार्ट होना है तो पीए इंटू में पीबी, पीए इंटू में पीबी। समझ गए इस चीज को। उम्मीद कर रहा हूं कि ये मोटी मोटी बातें आपको समझ आई होंगी। कुछ लोग महानुभाव बोलेंगे कि सर अगर ये टेंजेंट थी जैसे यहाँ पे है ना, और ये सीकेंट थी, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों सीकेंट हो गई हैं, तो अगर ये दोनों टेंजेंट हो जाए, मान लो कि पी से एक टेंजेंट ऐसे गई और एक टेंजेंट ऐसे गई, तो भैया अगर आप ऐसा सवाल मुझसे पूछोगे कि उसमें भी ये लग सकता है कि नहीं लग सकता, तो पता नहीं आप किस दुनिया में हो। फिर उसके अंदर तो दिस इज इक्वल टू दिस हो जाता है। ये वाली चीज़ तो मैंने पहले ही करवाई है आपको, याद करो। ये देखो, ये रही एक टेंजेंट, ये रही एक टेंजेंट, ये केस तो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अब केस कौन सा रह गया था कि एक टेंजेंट हो और एक सीकेंट हो, और दूसरा केस बनता था एक ये सीकेंट हो एक ये सीकेंट हो। अब इसी तीनों केस तो कर लिए, उतार लो इसको कॉपी में, ठंड नहीं लगेगी टोपी में, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलो ये देखो, अब उन दोनों प्रॉपर्टी से इसको जो मिक्स करते हैं तो और घनघोर अत्याचार हो जाता है। क्योंकि उसमें देखिए क्या था कि आपका जो सीकेंट था वो इस आउटर पॉइंट से अंदर को जा रहा था, ठीक है, अंदर को जा रहा था। लेकिन अगर ये बाहर की बजाय अंदर वाले ही दो कोड हो जाएं, नॉट सीकेंट, सीकेंट क्या है जो ऐसे जा रही है बाहर से, लेकिन अंदर जो जब वो सिर्फ अंदर वाली लें तो वो कोड हो जाती है। हटाओ इसको, आगे देखते हैं। अब ये जो है ये सीकेंट नहीं, इसको आप बोलोगे, इसको आप कोड बोल देते हो, ठीक है। दो कोड हैं, दो जीवा हैं। तो अगर इनमें वही चीज लगानी है तो कैसे लगानी है, उसमें क्या करना है, आप ए से स्टार्ट होंगे, एओ, अब कुछ बोलेंगे एओ इंटू ए बी। गलत है, यहाँ पे एओ इंटू ओ बी नहीं होता है, एओ इंटू ए बी नहीं होता, यहाँ पे होता है एओ इंटू में ओ बी इज इक्वल टू डीओ इंटू में डी सी। ये याद रखना आप। इसके अंदर क्या होता है कि यहां तक पहुंचे तो फिर यहीं से आगे चलना है, ऐसे इसमें यहां से यहां तक पहुंचे तो यहीं से आगे चलना है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एओ इंटू में ओ बी इज इक्वल टू क्या हो गया, डीओ इंटू में ओ सी, डीओ इंटू में ओ सी। ओके भाई, ये रिजल्ट हो गया इसका। इसको भी कॉपी में उतार लो। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ भी आपको समझ आ रही होगी। समझ तो आनी ही है, जब समझाने वाला इतना ज़बरदस्त हो तो समझ कैसे नहीं आएंगी, चीज़ें आएंगी ना। बड़े आगे आप देख रहे होंगे कि फटाफट फटाफट हम करते जा रहे हैं, बट क्या करें, अभी करना ज़रूरी है, नहीं तो हम यहीं फंसे रह जाएंगे, फिर तो चीज़ें कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। इस हिसाब से आप देखिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स की अब बात करते हैं, यानी कि स्पर्श रेखाओं की बात करते हैं कि दो सर्कल, ये देखिए ये सवाल भी एसएससी ने पूछा हुआ है, इसमें सारे केसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि दो सर्कल हैं यानी दो वृत्त हैं। कभी भी दो वृत्त दिए हुए हैं आपको, तो आप मेरे को बताओ कि इन दोनों के बीच में कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, आप खुद सोच के बताओगे। एक तो ये टेंजेंट हो सकती है, ठीक है, एक ये टेंजेंट हो सकती है जो दोनों को स्पर्श करके जाए, ये दो तो हमारे को समझ आ जाती है, इसके आगे नहीं समझ आती है। तो एक ये भी तो हो सकती है कि यहाँ से ऐसे जाए, और एक ये हो सकती है कि इधर से टच करती हुई ऐसे जाए। तो वही चार मैंने बना रखी हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसको रिमूव कर देता हूं। एक और बात है कि ये जो होती है ना, इनको मैं बोलता हूं डायरेक्ट टेंजेंट,
कौन सी वाली है ये डायरेक्ट टेंजेंट? देखो मैंने कलर भी सेम रखे हैं, बहुत ध्यान से बनाया जाता है हर चीज़ को ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये ब्लू वाली और ये जो ब्लू वाली है ये डायरेक्ट टेंजेंट है, सीधी सीधी टेंजेंट। लेकिन अब दूसरी वाली जो है ये पिंक वाली जो दिखाई दे रही है, अब लोग बोलेंगे ये क्या है? इनडायरेक्ट टेंजेंट। इनडायरेक्ट नहीं बोलते इसको, बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट। इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स टेंजेंट। ठीक है भाई, ये इनके नाम है, अभी इनके बारे में चीज़ें करेंगे हम धीरे धीरे। तो आप देखिए कि कोई भी दो सर्कल जो नॉन इंटरसेक्टिंग है, नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब कि ये दोनों सर्कल आपस में कहीं भी एक दूसरे को काट नहीं रहे, ना ही एक दूसरे को मिल रहे हैं, तब उस केस में मैक्सिमम टेंजेंट कितनी हो जाएंगी जो इन दोनों के ऊपर कॉमन बनाई जा सकती हैं। ऐसे तो इनफाइनाइट है, कितनी भी बना लो, एक टेंजेंट ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना, कैसे भी बनाते रहो, लेकिन वो तो इनफाइनाइट टेंजेंट होगी ना। तो हमें चाहिए कि दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन जो है ये 4 ही बन सकती हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स जो है ये 4 है। और इसके अंदर मिनिमम कितनी हो जाएंगी? ऑब्वियस ही बात है कि मिनिमम तो 0 ही होंगी। और एक बात याद रखना, ये जो टेंजेंट्स है ये जो है ये है कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, कॉमन टेंजेंट्स, क्योंकि अदरवाइज तो टेंजेंट इनफाइनाइट हो सकते हैं, ये मैं 10 बार बता चुका हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर ही। एक सेकेंड, हाँ जी। अब देखिए कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी होंगी। आप देखिए कि ये सर्कल जो है ये एक दूसरे को टच करने वाले सर्कल हैं। टच किया और दौड़ लिए, टच फोन। ठीक है, वो होता है ना, बच्चे घर की घंटी बजाते ही दौड़ लेते हैं, किसी के भी घर में जाते हैं, बाहर से घंटी बजाते हैं और दौड़ लेते हैं। उन्हीं शरारती बच्चों की तरह ये सर्कल भी शरारती है, एक दूसरे को टच किया बस। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक टेंजेंट बनती है, ये एक टेंजेंट बनती है, ये एक टेंजेंट बनती है। अब ये जो टेंजेंट है ना, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स टेंजेंट। इसमें हम वैसा नहीं कर सकते कि जो ऐसा उसमें बना रहे थे, करके देखो नहीं बना पाओगे वैसे वाली ट्रांसवर्स, जैसे अभी हमने नॉन इंटरसेक्टिंग में देखी। इसमें यही बनेगी एक कॉमन टेंजेंट, और एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, तो टोटल कितनी होगी? 3 होगी। तो 3 है और मिनिमम तो 0 ही रहेगा। और ये जो पिंक वाली है ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, वो हमें दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। अब देखिए कि कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। वो बोलेंगे कि इसमें ये जो दोनों सर्कल हैं ये क्या है? बेसिकली इंटरसेक्ट कर गए हैं। ये सर्कल इसके घर में घुस गया है, इसकी पेरिफेरी में घुस गया है। अब कहाँ तक घुस रहा है, क्या करेगा, वो तो कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इसके चीज़ों को हथियाने की कोशिश करेगा। तो ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, इसकी चीज़ को हथियाने की ये कोशिश कर सकता है। अब देखिए आप कि आप बोलें कि ये एक कॉमन टेंजेंट है मान लो, क्योंकि ये वाली टेंजेंट इस छोटे सर्कल को टच कर रही है। लेकिन जब हम हरे वाले सर्कल को देखते हैं तो उसके अंदर ये क्या ये टेंजेंट है? नहीं है, क्योंकि टेंजेंट क्या होती है? जो बाहर वाले सरफेस को टच करके जाए। तो ये तो बाहर वाले सरफेस को नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि हम गलत बोल रहे हैं ये चीज़। ऐसे ही आप छोटे वाले को देखो, छोटे वाले को देखो, छोटे वाले में ऐसे एक टेंजेंट बनाते हैं, छोटे वाले को टच करती हुई एक टेंजेंट। लेकिन जब बड़े वाले में देखेंगे तो ये सीकेंट बन जाएगी, दिस इज नॉट अ टेंजेंट। समझ गए इस चीज़ को? तो इसका मतलब है वही चीज़ मैंने यहाँ नीचे लिखी भी है कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट नहीं है, ये सीकेंट है। तो इसीलिए इन दोनों में जब ये दोनों एक दूसरे के अंदर धस जाएंगे, घुस जाएंगे, तो कॉमन जो टेंजेंट बनती है सिर्फ यही 2 बनती है जो कॉमन है। मैं कॉमन की बात कर रहा हूँ बाहर कि 2 ही बनती है, और मिनिमम जो टेंजेंट है वो 0। उम्मीद करता हूँ सवाल तुम्हें समझ आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब देख लेते हैं कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, इसमें इसकी वैल्यू अगर निकालनी हो, इसकी लेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? आप देखिए एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, इसका सेंटर C1 दिया हुआ, इसका सेंटर C2 दिया हुआ, इसका रेडियस कैपिटल R दिया हुआ, इसका रेडियस स्मॉल r दिया हुआ, ये हमें गिवन है। और ये जो dt की लेंथ है ना, dt मतलब dt बोले तो नॉट ए मॉल, या चंडीगढ़ में dt मॉल है वो नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को dt बोल रहा हूं मैं। तो आप देखिए कि अगर dt की लेंथ आपको कभी भी निकालनी है तो उसके लिए आप क्या कीजिए, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी जो मैं अभी दिखा देता हूं आपको करके। कंस्ट्रक्शन क्या, मैं इसी लाइन को उठाता हूं, इसका एक भाई बनाता हूं इसी लाइन का, और उस भाई को कर देता हूं यहाँ पे शिफ्ट। जरा ध्यान से देखना कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है भाई, हमने भाई कर दिया यहाँ पे शिफ्ट, यानी इसी लाइन को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब आप मेरे को बताओ कि ये पूरा तो R है, ठीक है, और ये जो है क्या ये एक
यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, ये लेंथ इसके बराबर, क्योंकि इसी को तो नीचे लेके आए हैं। तो आप मेरे को बताओ कि जब ये लेंथ इसके बराबर है और ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये 90, ये 90, यहाँ वाले भी 90 ही होंगे, ऊपर से पैरेलल लाइनें दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, आयत बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये स्मॉल आर है। बस इतनी सी बात थी इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो स्मॉल आर है। तो आप बताओ कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ, और ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है, अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। तो ये लेंथ पूरी आर है, कैपिटल आर, और ये इतनी सी स्मॉल आर है, तो ये कितनी हो गई, आर माइनस आर। और ये वाली लेंथ जो है इसकी, ये लेंथ है जो, ये तो डी टी ही है, ठीक है, ये तो डी टी ही है, लिखो इसको डी टी। ओके, तो आप बताओ मेरे को इस वाले ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बताओ, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो लेंथ है C1 से लेके C2, इसको मैं C1 C2 बोल देता हूँ, इस लेंथ को, ठीक है, इस लेंथ को मैं C1 C2 बोल देता हूँ। पाइथागोरस लगाऊं मैं तो C1 C2 का हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, C1 C2 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, अब मेरे को बताओ C1 C2 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, r माइनस आर के स्क्वायर के इक्वल, प्लस में dt के स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से dt का स्क्वायर निकाल के उसको फिर रूट ले लेना, तो dt यहां से यही आने वाला है, ठीक है, यही आने वाला है, ये आप ध्यान रखना। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सवाल आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को निकालने में देखिए यहाँ r प्लस आर होता है, और पीछे डायरेक्ट वाले में देखो यहाँ r माइनस आर होता है, और यहाँ पे माइनस होता है, और इसमें देखते हैं तो यहाँ भी माइनस होता है, ठीक है, लेकिन ये इतने से का फर्क है। तो ये हम अक्सर भूल जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि क्या चीज़ सही है, किस में r प्लस आर लिखना है, किस में r माइनस आर लिखना है, ये कन्फ्यूजन रहता है हमेशा। इसीलिए मैं प्रूफ करवा रहा हूँ दोनों के। इसका प्रूफ में क्या करो आप, यहाँ पे फिर से क्या करो, ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये वाली जो लाइन है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, क्या करो, इसको उठाओ, इसका भाई बनाओ एक, पहले ये भाई ही है जो हमारा बेड़ा पार करवाएंगे, ठीक है, ये हो गया, बना दिया। अब क्या करो, इसका कलर भी चेंज कर देता हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। लो, अब एक और कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं इस वाली लाइन को एक्सटेंड करके, यानी ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, बस इतनी सी ही कंस्ट्रक्शन आपको करनी है। आप देखिए कि ये लाइन तो इसके बराबर है, और ये जो लाइन है ये वाली, क्या ये ट्रांसवर्स टेंजेंट है, टीटी है, तो ये लाइन भी क्या रहेगी, टीटी रहेगी कि नहीं रहेगी, आप मेरे को बताओ, खुद से अपना दिमाग यूज करके बताओ कि टीटी रहेगी इसकी भी लेंथ या नहीं रहेगी। रहेगी, क्योंकि ये लाइन सेम यही लाइन है, तो दोनों का टीटी ही लेंथ रहने वाली है। और मेरे को ये पता है कि ये रेडियस जो है ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री है। अगर इस लाइन पे ये लाइन 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो यही तो लाइन है जो इस वाली लाइन के, यानी इस वाली लाइन के, इस वाली लाइन के दोनों 90 ही तो होने वाला है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन अलग थोड़ी है, इसी को तो नीचे शिफ्ट किया है, और ये वाली लाइन और ये पूरी लाइन भी अलग नहीं है, सेम ही लाइन आ रही है। तो कहने का मतलब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ऐसे ही आप देखिए इधर ये 90 तो ये भी 90 है। तो आप देखिए इस वाले ट्रायंगल को, रेक्टेंगल को, ये रेक्टेंगल बनता है एक, ये साइड तो इसके बराबर ही है, हमें दिया हुआ है, ऊपर से ये सारे 90 डिग्री हैं, ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा, तो ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर होगा। बस इसी के लिए ये हमने बनाया है। इससे बैक चले जाते हैं ताकि अपने को कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये इतनी सी लेंथ जो है, ये जो लेंथ है आपकी, ये कितनी हो गई आपकी, स्मॉल आर हो गई। ठीक है दोस्त, अब आप देखिए ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को देखो आप लोग, ये ट्रायंगल को आपने देखना है। इसके अंदर C1 C2 जो है वो कर्ण है, ठीक है, और ये 90 है तो ये मैंने बताया था ये भी 90 है, ठीक है। अब इसमें देखो C1 C2 कर्ण है, और C1 से लेके इस पॉइंट तक, इसको कोई n पॉइंट ले लेते हैं, तो Cn की लेंथ क्या है, r, ये कैपिटल वाला हो गया, यहाँ पे स्मॉल r हो गया, ठीक है, और ये tt क्या है, ये ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि C1 C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r प्लस r का स्क्वायर प्लस में टी का स्क्वायर,
टी टी का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये आर प्लस आर जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो टी टी का स्क्वायर आ जाएगा C1 C2 का स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर, और फिर उसका रूट ले लेंगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। यानी यही आपके पास अल्टीमेटली आने वाला है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें भाई, अगला प्रॉपर्टी हमारी ये है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्टार मार्क कर लो इसको भी। इसमें क्या है, इसको समझाने से पहले आपको पूरी बात बताता हूँ, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टी है ही है, लेकिन है क्या, या तो ये देख लो कि ये अल्फा जो होता है ना, ये वाला अल्फा, वो क्या होता है, हाफ ऑफ एंगल एक्स प्लस वाई, यानी दिस प्लस दिस का हाफ होता है अल्फा। और एंगल एपीडी क्या होता है, ये जो होता है आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये अल्फा, तो ये कितना हो गया 180 माइनस अल्फा हो गया। ओके, ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है ना दिक्कत की, इससे आप रिलेशन, आपको फिगर याद करनी पड़ेगी फिर। और मैं जो आपको करवाता हूँ ऐसे नहीं मैथ्स करवाता कि आपको याद करना पड़े सब कुछ, ठीक है। मैं आपको तरीके बताता हूँ, तो आपका देखिए दिमाग इस चीज़ से नहीं खुलेगा कि ये एक्स है, ये वाई है, ये अल्फा है, तो इसको ऐसे याद कर लो। पेपर में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पेपर में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि अल्फा कौन है और एक्स कौन है और वाई कौन है। अगर मैं इस अल्फा वाई और एक्स को यहाँ से रिमूव कर दूँ, इस अल्फा वाई एक्स को रिमूव कर दूँ, अब बताओ, आपने अभी अभी तो देखा था अल्फा क्या है, वाई क्या है, एक्स क्या, क्या अब आपको याद है कि अल्फा क्या, वाई क्या, एक्स क्या? इल्यूजन होने शुरू हो जाएंगे कि अल्फा कौन सा था, वाई कौन सा था, एक्स कौन सा था, बताओ। तो क्या जब पेपर में इस तरह की फिगर आ जाएगी तो ये फॉर्मूला याद रहेगा? अगर आप एक्स और वाई की टर्म्स में इसको याद रखने की कोशिश कर रहे हो, नहीं रहेगा दोस्त, गारंटी देता हूं, ठीक है। यही फर्क है हमारी टीचिंग में और दूसरों की टीचिंग में। अब आपको मैं रियल तरीका बताता हूं। आप देखिए कि यहाँ पे दो कोड्स हैं, ये और ये दो कोड हैं, दो जीवा हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं पी पॉइंट पे। तो याद क्या रखना है आपको कि इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है इन दोनों का, पी है। मिलती कहाँ है, एक दूसरे को काटती कहाँ है, पी पे मिलती हैं, पी पे काटती हैं। तो अब आप देखिएगा जरा ध्यान से कि ये कोड और ये कोड वही दो कोड है, तो ये आर्क क्या है इनकी, ये डीबी क्या है, इनकी आर्क है। ऐसे ही इन्हीं ही दोनों कोड की आर्क इधर भी है एसी। बस इसी से सब कुछ हो जाएगा। इस आर्क से जो एंगल यहां बन रहा है पी पे, जहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं, जो एंगल हम यहां पे पी पे बना रहे हैं वो है एक एंगल, और दूसरा एंगल कौन सा है जो इन्हीं दोनों आर्क से बन रहा है हमारा, ये देखो आप सेंटर ओ पे, ठीक है। ऐसे ही इधर देखो आप, इधर वाली आर्क से जो सेंटर ओ पे एंगल बन रहा है, समझ गए ये चीज। तो अब आपको याद रहेगा कि एक आर्क इधर है, उससे सेंटर ओ पे एंगल बन रहा है, एक आर्क इधर है, उससे सेंटर ओ पे एंगल बन रहा है। ये जो आर्क सेंटर ओ पे इधर से बना रही है और ये इधर से बना रही है, इन दोनों को ऐड करके अगर आधा कर दिया जाए तो किसके बराबर हो जाता है, वो हो जाता है यही आर्क, ये जो नीचे वाली आर्क है, ये जो है इंटरसेक्ट जहां पे कर रही है वहां जो एंगल बना रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये भी तो इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक्स बना रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी अल्फा ही होगा इधर वाला। तो यानी कि ये एंगल अगर आपको निकालना है ना, कि जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां का एंगल अगर आपको निकालना है, और ये एंगल जो है ये छोटू एंगल है, ध्यान देना ये छोटू एंगल है, बड़ा एंगल इधर है, तो उधर वाला अगर निकालना है इधर वाला, तो क्या होगा, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, ये अल्फा है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया 180 माइनस अल्फा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल बनता है। समझ गए इस चीज को? तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये तरीका आपको समझ आया होगा, यही तो एक अच्छा तरीका था, नहीं तो इस तरह से तो कभी आप याद ही नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि चीजें क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है, और ये सेंटर ओ है सर्कल का। अब एक रिजल्ट इधर देखो, इधर जो ये लाइनें हैं ये आपको साफ साफ दिखाई दे रही कि ये सेंटर है सर्कल का ओ, लेकिन ये जो है ये दोनों ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं है। यहां पे आप देख भी पा रहे हैं कि ये सेंटर ओ से रैंडम एक लाइन ऐसे गई, ये इधर को गई, ये इधर को गई, ये इधर को, ये चार अलग लाइनें हैं, ये आपस में यू क्रॉस नहीं बना रहे हैं, एक्स नहीं बना रहे हैं, ये ध्यान देना आप। कई बार लोग समझ लेते हैं कि एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, क्योंकि ये तो वर्टिकली अपोजिट है। विपरीत कौन है ना, ये एक्स नहीं बना रहे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस पॉइंट से रैंडम एक लाइन इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, वो आपको फिगर में देख के भी पता लग रहा होगा कि एक्स नहीं बन रहा है, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, तो एक्स कहां से बन गया ये, ठीक है। तो यहां पे कभी भी वो आपको ये अल्फा एंगल पूछ ले,
ठीक है, ये जो है बाहर का एंगल अल्फा। अभी देखो हमने सवाल जो किए थे वो हमने ये नहीं किए थे, सवाल हमने किए थे एक टेंजेंट ऐसे गई एक टेंजेंट ऐसे गई, तो यहाँ वाला एंगल जो होता है वो इधर वाले एंगल के सम के मतलब इसका सम और इसका सम, यानी दिस प्लस दिस इज इक्वल टू क्या होता है 180 होता है, क्योंकि हमने बताया था कि ये एक सर्कल यहाँ भी बना सकते हो। वो हमने किया था कि जब टेंजेंट हो, लेकिन यहाँ टेंजेंट नहीं है, ध्यान देना, स्पर्श रेखा नहीं है, यहाँ सीकेंट है दोस्त, सीकेंट है। यही तो गेम है सारी की सारी, यहीं पे तो गड़बड़ हम करते हैं। तो ये जो दो लाइनें हैं ये टेंजेंट नहीं है सर्कल की, ये सीकेंट है। सीकेंट कौन सी लाइन होती है? जो ऊपर से टच ना करे, अंदर से यूं निकले बाहर, समझ गए, उसको सीकेंट बोलते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि ये एंगल प्लस नहीं सॉरी ये एंगल माइनस ये एंगल करना है, यानी दोनों में से जो बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल कर देना आपको, और फिर उसका आधा कर देना है। नहीं, इसमें आधा नहीं करना, हाँ सही है, ये कंफ्यूजन होता है दोनों में, इसमें आधा नहीं करना। यहाँ पे क्या करना, बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस कर देना है, तो आपके पास ये जो है अल्फा आ जाएगा। बस इतना सा सोचना है और कुछ नहीं सोचना, बड़े एंगल में से ये छोटा एंगल माइनस कर दोगे तो ये अल्फा आ जाएगा। ठीक है भाई, उतार लो इसको भी कॉपी में। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी देख लो एक प्रॉपर्टी कि ये क्या है, एक ऐसा सर्कल है जो सर्कमस्क्राइब्ड किसके द्वारा है, अगेन बोलो किसके द्वारा है, एक चतुर्भुज के द्वारा है। और ये चतुर्भुज का कुछ, ये देखो ये गड़बड़ हो रखी है ना, यहाँ ये चतुर्भुज है बट ये अपनी चतुरता से नहीं हटेगा। ठीक है, ये है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस हैं कोई बात नहीं, जो चीज़ है सो है। अभी कर देते हैं, चेंज कर देते हैं इनको, इसको हटा ही दो यार। देखो कई बार थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है बट कोई बात नहीं, ये यहाँ पे इस तरह से मिल रही है। ओके भाई, अब ठीक है। ये टचिंग है, टचिंग यानी कि ये चतुर्भुज का इन सर्कल है एक तरह से, अतःवृत्त है। तो यहाँ पे क्या है कि ये ओ पॉइंट है सर्कल का सेंटर, लेकिन यहाँ से एक लाइन ऐसे गई, यहाँ से एक लाइन ऐसे गई, यहाँ से एक ऐसे गई, यहाँ से एक ऐसे गई। कहने का मतलब कि ये जो लाइनें हैं ये एक्स नहीं बना रही हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ नहीं बन सकते, विपरीत कोण नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उसमें हम कंफ्यूज होते हैं। डायगोनल यहाँ पे ये वाली है, यहाँ भी डायगोनल ये वाली है, तो डायगोनल तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ना कि यहाँ पे, समझ गए। तो ये कंफ्यूजन आपको मन में नहीं लाना कि x इज इक्वल टू यहाँ y हो जाएगा। x और y बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ये x नहीं बना रहे हैं दोस्त, ये रैंडम ऐसे लाइनें जा रही हैं कोई भी। अगर ये पूरी ऐसे होती ना, एक लाइन ऐसे होती और एक लाइन ऐसे होती, अगर फिर इस एंगल और इस एंगल का पूछते तब तो बराबर थे, तब तो x बन गया, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा है दोस्त, इस x ने तो बहुत दुखी कर रखा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको देखो, ये जो x है और ये y है, अगर इस तरह की फिगर कभी आ जाए तो इनका जो दोनों का सम होता है 180 डिग्री होता है, x प्लस वाई का, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे ही क्या होता है, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल में भी प्रॉपर्टी बताई थी, बट सर्कल आ रहा है यहाँ भी, तो मैंने सोचा कि यहाँ भी कवर कर लेता है कि ए बी और सी डी का सम, ए बी और सी डी का सम जो होता है वो ए डी प्लस बी सी के सम के इक्वल होता है। कहने का मतलब है कि जब भी एक सर्कल को एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करेगा, एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है लिख लेना एनी क्वाड्रिलेटरल, तो अपोजिट साइडों का जो सम है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि दिस साइड प्लस दिस साइड इज इक्वल टू हो जाता है दिस साइड प्लस दिस साइड, यानी अपोजिट साइड्स का जो सम है वो कांस्टेंट होता है। एंड दिस इज एनी क्वाड्रिलेटरल, यानी कि कोई भी एक चतुर्भुज है, ये इसके अंदर कुछ डिफाइंड नहीं है कि ये स्क्वायर है, ट्रेपीजियम है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल है। इसको भी कॉपी में उतार लो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, लगभग सर्कल खत्म ही होने वाला है। तो इसमें देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है कि आप देखिए कि ये जो है ये एक सेमी सर्कल है, इसके अंदर ये बना रखे हैं हमने छोटे छोटे और सेमी सर्कल, और फिर ये एक कंप्लीट बड़ा सर्कल बना दिया है। ओके भाई, ये किया है हमने। अब वो बोलेगा कि इस स्मॉल आर की वैल्यू बताओ, ये हमें कैपिटल आर की वैल्यू दे सकता है, ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू देके स्मॉल आर की वैल्यू या तो पूछ लेगा, या फिर इस स्मॉल आर की वैल्यू देके ये कैपिटल आर की वैल्यू पूछ लेगा। तो इसको देख लेते हैं एक बारी कि कैसे करना है। ये इसका फॉर्मूला है कि आर इज इक्वल टू, यानी ये जो स्मॉल आर है ये किसके बराबर होता है, एन आर, एन अभी मैं बताता हूँ, एन इंटू दिस कैपिटल आर डिवाइड बाय में 2n + 1। अब मुद्दा यहाँ पे वहीं फंसता है जहाँ पे हम गड़बड़ करते हैं, गलती एक ही जगह पे होगी कि n क्या है, n जो है नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स ऑन रेडियस r है, नॉट ऑन डायमीटर। हम क्या करते हैं फटाफट में, हम देखते हैं कि ये कितने सेमी सर्कल हैं, 1 2 3 4, 4 सेमी सर्कल, तो n को पुट कर देते हैं 4। लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये पूरे डायमीटर पे नहीं हम कभी भी देखते,
हमें कहाँ देखना है, देखो फॉर्मूले से ही आपको याद रहेंगी ये सारी चीज़ें कि फॉर्मूले में हमें कैपिटल आर लिखा हुआ है, तो आपको ये देखना है कि इस कैपिटल आर पे कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं। ये बन रहा है 1 और ये बन रहा है 2, तो 2 ही बन रहे हैं, ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, ठीक है, 4 नहीं बन रहे हैं। तो आपको इस आर पे देख लेना, यानी कि ये जो बड़ा है सर्कल, सेमी सर्कल, इसका कैपिटल आर यानी इसका रेडियस देखो कि इसके बड़े वाले सेमी सर्कल के रेडियस पे, त्रिज्या पे कितने अर्धवृत्त बन रहे हैं, कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं, ये देखना है हमें। तो यहां पे कितने बन रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है, एक ये 2, तो यहां पे n को 2 पुट करो, अगर आपको स्मॉल r निकालना है 2 पुट करो तो ये कितना होगा 2r, बाय में n को फिर 2 पुट करोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो 2r/5। तो स्मॉल r जो है ये वाला इस केस में बता रहा हूं, स्मॉल r किसके इक्वल हो गया, इसमें कैपिटल R के साथ 2/5 ऑफ r, यानी कि अगर आपको मान लो कि r 10 दे रखा है, तो अगर स्मॉल r आपको निकालना है तो r को यहाँ पे 10 पुट करो, तो 2 × 10/5, 5 दूनी 10, तो 4 आ गया, यानी कि फिर ये r क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर कभी यहाँ पे 4 सेमी सर्कल वाला आ जाए तो हमें देखना है कि स्मॉल कैपिटल R पे कितने सेमी सर्कल हैं, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये r है तो फिर ये स्मॉल r क्या हो जाएगा, इसका 2/5 हो जाएगा, वही मैंने आपको समझाया है। इसको बैक कर लेते हैं, और ये हमेशा 2/5 मत कर देना भाई, हाथ जुड़वा लेना मुझसे, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला है कि ये जो कॉमन फॉर्मूला है इसको याद रखो, आप देखो कि कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे पुट कर देना n को और आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए एक आधी चीज़ और देख लेते हैं, लगभग सर्कल तो हमारा अब खत्म ही होने वाला है। आप देखिए कि ये भी एक प्रॉपर्टी है कि ये पूछ सकता है ये हमसे कि ये 3 सर्कल हैं, तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, टची हो रहे हैं, ठीक है जी, और ये जो है टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है। ये लिख लेना, जो मैं अपने मुख से सुंदर सुंदर शब्द बोलता हूँ ना, इनको कॉपी पे नोट डाउन कर लिया करो, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं रहेगा, बाद में भूल जाओगे कि भैया ये सीकेंट थी कि टेंजेंट थी, ये तीनों टच कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं याद रहने वाला बाद में। जो मेरा एक एक शब्द है उसको लिख लिया करो, चाहे मैं तुम्हारी सहेली के बारे में बात करूं कि तुम्हें उसकी याद आ रही है, वो भी लिख लिया करो कि सर ने इस जगह पे बोला था कि आपको उनकी याद आई, ठीक है। याद तो आएगा कि हाँ इस सवाल में ये था, कम से कम, नहीं तो वहाँ पे पेपर में कुछ भी नहीं याद रहेगा, भूल जाते हैं चीज़ें। तो आप देखिए कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तीनों रेडियस अगर हमें पता है तो फिर क्या निकालना है, फिर थोड़ी कुछ निकालना है, हमें उसने दिया स्मॉल r1 और स्मॉल r3 और बोला कि r2 निकाल लो, बीच वाले सर्कल का रेडियस निकालो, इसकी त्रिज्या निकालो। वो निकालने का फॉर्मूला है कि इसकी अगर कभी भी त्रिज्या निकालनी हो वो क्या होती है, रूट में r1 × r3। ये ज्योमेट्रिक मीन वगैरह करते हैं ना, जैसे ये बिल्कुल वही है कि इसके अंदर हमें ज्योमेट्रिक मीन ले लेना, एक तरह से ये समझ लो बस, ठीक है। तो ये 3 है, ज्योमेट्रिक मीन टाइप ले लेना है, तो उससे आ जाएगा कि r2 = रूट में r1 × r3। अब वो चाहे हमें इसका पूछ ले, इन दोनों को देके वो ये पूछ ले, या फिर इन दोनों को देके वो ये पूछ ले, या इन दोनों को देके ये पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, कोई भी दो, इसको और इसको देके चाहे वो ये तीसरा पूछ ले, तो आप बता सकते हो ना। ये रिलेशन याद होना चाहिए बस। अगर आपके माइंड में रिलेशंस क्लियर हैं, ठीक है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके माइंड में रिलेशंस ही क्लियर नहीं है तो रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी हर जगह पर दिक्कत ही दिक्कत है दोस्त। चलो आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं सर्कल के, उसके बाद सर्कल को वाइंड अप करेंगे। आप देखिए कि ये 2 सर्कल हैं, दोनों एक दूसरे को टची हो रहे हैं, यानी कि टच कर रहे हैं, और ये एक टेंजेंट है इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या है ये, लिख लो इसको यार, ये बनती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, तुम लोगों ने तो देखते ही बता दिया होगा ये, नहीं तो हमें तो कभी पता ही नहीं लगता है कि ये ऐसा भी कुछ होता है ना। तो अब इनके बीच में देखो ससुरा एक और सर्कल आके फंस गया है, ये है मम्मी, ये है पापा, अब ये आ गया बच्चा, ठीक है, बेबी आया है इनके घर पे नया। तो अब ये दिक्कत खड़ी हो रही है कि बेबी का साइज आपको निकालना है कि बच्चे का वेट कितना है। मम्मी का वेट पता, पापा का वेट पता, तो बच्चे का वेट निकालना है। कैसे निकाल लोगे दोस्त, उसके लिए हमने एक रिलेशन बनाया कि इसका जो होता है 1/√c वो किसके बराबर होता है, इसके 1/√a प्लस इसके 1/√b के बराबर होता है। वही रिलेशन ये हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब वो बंदा आपको a देके c देके b पूछ लेगा।
ए देके, सी देके और बी पूछ लेगा, बता सकते हो। वो क्या करेगा, इसका रेडियस दे देगा, इसका रेडियस दे देगा और बोलेगा इस छोटू का रेडियस निकालो, तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर वो ये बोलेगा कि इसका रेडियस और इसका रेडियस देके इस बड़ू का रेडियस पूछ लेगा, कभी पापा का रेडियस पूछेगा, कभी मम्मी का, कभी बच्चे का, यानी कि तीनों में से 2 का देके तीसरे का पूछ लेगा और तुम ठा 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 कर देना, ठीक है। ये उतार लो इसको कॉपी में, मेरे हिसाब से तो हो गया, सर्कल खत्म हो गया भाई, चलो हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि सारे का सारा सर्कल्स आपको समझ आया होगा। सर्कल बोले तो वृत्त, तो वो आपने कर दिया है चारों खाने चित्त, ओके, वृत्त को कर दिया चित्त। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता कि सर्कल में कभी आपको कोई दिक्कत आने वाली है। जितनी भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी, जितनी भी थियरम्स थी, या फिर इसके अंदर कहें कि जितने भी ऐसे रिजल्ट थे जो पेपर के हिसाब से काम के हैं, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, और आता है, हर साल आता है, वो सारी चीज़ें हमने कर ली। हमने वो प्रूफ भी देख लिए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के हों चाहे ट्रांसवर्स के हों, जितने भी प्रूफ जो आपके काम के थे वो सारे हमने देख लिए। तो मुझे लगता नहीं कि अब सर्कल के अंदर कुछ भी बचा है। अब इसके अंदर देखिए तरह तरह के सवाल बचे हैं जो कि हम लोग के साथ अटैच्ड हैं, जो स्टूडेंट, उनके लिए हमने बनाए हैं, ठीक है। आपको पता है कि ऑलरेडी रामानुजन सीरीज़ के जो बैच के स्टूडेंट हैं, ये सवाल तो उन्हीं के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि नहीं तो वो विद्रोह कर देंगे, है ना, हमारे स्टूडेंट, कि फिर इसमें और उसमें फ़र्क क्या है। बट फिर भी यहाँ पे जो मैं मैक्सिमम कंटेंट होता है वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा जो सवाल हैं, आप अपने प्रीवियस ईयर की किताब उठाइए, चाहे किरण की, चाहे राकेश सर की, जो भी किताब है आपके पास प्रीवियस ईयर की, उसको लगाइए मेरे हिसाब से। उसके बाद अब कुछ नहीं बचता, है ना, थोड़ा बहुत कुछ बचा होगा ज्योमेट्री में, तो वो हम कर लेंगे। अब आप पूरी की पूरी ज्योमेट्री को करने के काबिल हैं मेरे हिसाब से। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो दोस्त एक कमेंट नीचे छोड़ के ज़रूर जाना कि कैसा आपको लगा, फीडबैक अपना, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियोस बेनिफिशियल हैं और हमारी मेहनत कुछ रंग ला रही है, तो इन वीडियोस को यार जगह जगह पे शेयर करो, ताकि हर उस बच्चे तक पहुंच पाएँ जिसको सच में इन वीडियोस की ज़रूरत है। ओके भाई, आप लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो। लव यू ऑल। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू।